So, good evening, everyone. Uh, I'm doing Insta live today, behalf of Sunday, because the guest of today, her busy schedule in Sunday, he is doing his own Insta live at afternoon Sunday, and evening she is busy in his clinic. And मैं उनको ज्वाइन करता हूँ, तब उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। और आज की जो हमारी गेस्ट है, सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। मैं भी नेटवर्क इशू, प्लीज बी पेशेंट। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम साहब, अस्सलाम। एम आई ऑडिबल, विजिबल? यस यस मैम, यस मैम, विजिबल एंड ऑडिबल बोथ। हाउ आर यू मैम? Glad, glad. I'm fine, peaceful, happy. Going. अब तो जो ऑडियंस जो ज्वाइन किए हैं, मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सब जानते हैं। मोर देन 11,000 फॉलोअर इन इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी आपकी 10,000 से ऊपर है। और फिर भी मैं 30,000, 27,000. 30,000, और फिर भी मैं कुछ शॉर्ट आपके बारे में बता देता हूँ। सब जानते ही हैं मैम, फिर भी ये प्रोटोकॉल टाइप का हो गया है कि थोड़ा जिसको इनवाइट करो फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है। तो शी इज डॉक्टर अनम जहीर, गोल्ड मेडलिस्ट इन अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, और अभी मैम पुणे में रह रही हैं, उसी में प्रैक्टिस करती हैं। और आप बिलोंग करती हैं यूपी बरेली से। गेस्ट लेक्चरर है एनएम पटेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात। और मैम का एक 54-56 एपिसोड हो चुका है होम्योपैथिक हिल्स में, एवरी संडे 12 नून। और जितने भी बड़े होम्योपैथ स्टॉलवर्ड्स है, सारे लोग मैम के लेक्चर में इंस्टाग्राम लाइव में आ चुके हैं अपना एज अ गेस्ट। और मैम बहुत जगह, हर जगह जाके बहुत से कॉलेज में सेमिनार लेक्चर भी देती हैं, अटेंड भी करती हैं। शायद बहुत पहले आपने पापा का भी एक लेक्चर अटेंड किया था, पुणे में या मुंबई में? हाँ, पुणे। पुणे में। और तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ मेरा क्वेश्चन है, और बहुत से जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि बंगाल होम्योपैथी, महाराष्ट्र होम्योपैथी, और फिर और भी स्कूल ऑफ थॉट, ये सब। तो मैं उन सारे लोग के लिए सिर्फ एक कोटेशन बोलूंगा, और हम लोग सब होम्योपैथ हैं।
वी आर होम्योपैथ और हम लोग सारे स्टूडेंट है, फॉलोअर है डॉक्टर हैनेमन्स के, उनके राइटिंग्स के। और उन्होंने अपने बुक में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में सेकंड प्रीफेज में उन्होंने पहले ही पैराग्राफ में लिख दिया बहुत अच्छा ब्यूटीफुली कि सारे होम्योपैथ के लिए फिजिशियंस आर माय ब्रदर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम पर्सनली, द मेडिकल आर्ट्स इज माय सब्जेक्ट। तो ये हमारा सबसे पहला मोटो है, क्योंकि हैनेमन सर भी शायद जानते थे क्योंकि उनका बहुत वास्ट विजन था, बहुत दूर तक का विजन था कि लोग, तो वो जानते थे कि आगे चल के बहुत से लोग जो वीक थॉट के रहेंगे उनके माइंड ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन, ऐसा किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए उन्होंने सेकंड प्रीफेज में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में वो पहला पैराग्राफ यही सारे जो हमारे मेडिकल आर्ट्स वाले लोग हैं सबके लिए ये है, नॉट ओनली फॉर द होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेदा, जितने भी पैथी हमारे मेडिकल आर्ट्स है ये सारे हमारे सब्जेक्ट है। तो उन लोग सब के लिए ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है और लर्निंग है हम लोग सब के लिए। तो इसी के साथ आज हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और हम आपसे एक चीज स्टार्टिंग करना चाहेंगे कि आप एक फीमेल होम्योपैथ जो होती हैं, बहुत सी फीमेल लोग हमारे यहाँ क्लिनिक में जो आते हैं मैंने देखा है, और पापा के पास भी आते, तो बहुत से जो चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, बहुत से लोग जो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, तो वो बहुत चाहते हैं कि मतलब कि एक किसी तरह का मुझे ऑब्जर्वेशन में देखे, मुझे टच करके देखे कहाँ पेन हो रहा, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते एज अ मेल फिजिशियन के साथ, वो फीमेल के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे क्लिनिक में मेरी सिस्टर बैठती थी, उनकी अब शादी हो गई, अब वो आगरा में क्लिनिक करती हैं। तो जितनी फीमेल रहती थी, जैसे कि मैं कभी कहता था आ जाइए आप मेरे पास, मैं केस टेकिंग कर लूँ आपकी, नहीं नहीं मैं उन्हीं को दिखाऊंगी। हम बोले उनकी टाइम लगेगी अभी, हाँ मैं 1 घंटा वेट कर लूंगी, आधा घंटा वेट कर लूंगी। तो ये ऐसा रहता था। तो मैं यही आपसे भी कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ऐसा आपके साथ जैसे कि बहुत सी फीमेल केसेस या ऐसी डिजीज जो आपने बहुत ज्यादा फीमेल में कॉमन देखी हैं कि कॉमन है उस तरफ, आपका उसमें अप्रोच क्या रहा, और फीमेल को कैसे अपने इसमें इंटरेक्शन में ये किया जाता है कि हम उससे क्वेश्चनिंग करें, उनको कंफर्टेबल फील कराए, और कौन सी केसेस आपने ज्यादा देखी और उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या मेडिसिन और क्या सिम्टम मेन कॉमन रहता था मोस्टली। लाइव हूँ और 12 मिनट से चुप हूँ। सवाल करती हूँ, आज सवालों के ऊपर बैठी हूँ, तो आई एम फीलिंग लिटिल एंटिसिपेटेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरकम खान, द एफर्ट यू आर पुटिंग, और मेरे लिए आपने संडे से फ्राइडे भी कर लिया, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू। मेरे लिए दिस इज समथिंग वेरी न्यू, सवाल पूछने वाला आज सवालों के जवाब देगा। यूजुअली मैं लाइव में जाती नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट फील माई सेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ कि इतने हजारों 100 लोग वीडियोस देखे मैं जवाब दूं। और जैसे बिदत होती है ना कि आपके मुंह से निकला और लोगों ने मान लिया उस चीज को, और उस गलत चीज को मान लीजिए फॉलो किया, तो मुझे उससे बहुत डर लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोला जो रेफरेंस के साथ नहीं है और स्टूडेंट्स ने मानना शुरू कर दिया, तो मैं थोड़ा सा उस चीज से डरती हूँ। तो थैंक यू सो ऐसा भी मच नहीं इतने बड़े मैम, प्लेटफॉर्म ये के जो लिए। आप इस वे में लेके, ऐसा भी तो हो सकता है आपने इतने केसेस ठीक किया और जो आप कहे वो सिम्टम फॉलो करके अगर किसी ने एक पेशेंट भी ठीक कर दिया तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ, इसीलिए आज तो मैं आप, आई हूँ, इसीलिए हाँ इसीलिए मैंने जी बिस्मिल्लाह किया आपके शो से। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आपका जो सवाल है फीमेल होम्योपैथ के लिए, उसके दो पहलू हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगी, क्लिनिकल एज पर्सपेक्टिव भी बताऊंगी और पर्सनल भी बताऊंगी। जैसे सभी जानते हैं मैं बहुत ब्लंट हूँ, और जो भी बोलती हूँ बहुत दिल से बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं रहती है कि सोशल मीडिया पे कोई क्या सोचे। बीइंग अ फीमेल होम्योपैथ बहुत सारे चैलेंजेस भी है ना, जैसे कि आपने बताया कि फीमेल होम्योपैथ है। बेशक आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है,
मैंने भी सिटी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस किया, मैंने बरेली में भी प्रैक्टिस किया। बहुत सारी आउट ऑफ रिलीजन भी, घूंघट वाली, बुरखे वाली बहुत सारी औरतें आके उनको फीमेल ही चाहिए होती है। और हम लोगों को जॉब और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत इजीली मिल जाता है बीइंग अ फीमेल होम्योपैथ, क्योंकि एक मेल डोमिनेटिंग मान लीजिए पॉलीक्लिनिक है और एक फीमेल वहां बैठती है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि हमारे पास फीमेल पेशेंट्स का भी क्राउड आएगा। ये बात आपने बहुत वजह फरमाई। पर मैं आज आपको वो कहानी दिखाती हूँ जो शायद बहुत कम लोगों ने आपको दिखाई होगी। बीइंग अ फीमेल होम्योपैथ या बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, आई मस्ट से, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो फीमेल होम्योपैथ को करने पड़ते हैं। मैंने बीएचएमएस किया, मैंने इंटर्नशिप की और मैंने अपना क्लिनिक सेटल कर दिया। आउट ऑफ द रिचुअल्स मेरी शादी दूसरी सिटी में कर दी मेरे पेरेंट्स ने। तो मैंने जो 3 साल 4 साल इसको लगाए, सेटअप को लगाए, वेन में चले। अब वहां मेरी सिटी वाले परेशान हैं और मैं यहाँ हूँ। दूसरा चैलेंज आता है सोसाइटी के नॉर्म्स। पता नहीं, आई मीन मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी काम करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत है। बट अभी इंडियन कम्युनिटी में आपको सबसे फैमिली ओरिएंटेड है, तो आपको पूछ के चलना पड़ता है। तो आपको वो स्ट्रगल दोबारा से करनी है जो एक फीमेल होम्योपैथ को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम लोग सब कुछ सिखाते हैं लड़कियों को, चाय बनाना सीख लो, रोटी बनाना सीख लो। मेरी तो आज भी गोल नहीं बनती है एंड माई फैमिली इज वेरी ओके विद दैट। वो बोलते हैं पेशेंट देख लो, रोटी हम भी बना लेंगे, वेरी इजीली, रोटी कोई भी बना ले, पेशेंट देख लो, तुम पेशेंट देख सकते। तो एक ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन रहता है फीमेल्स के साथ कि हम उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाते हैं। उनको हमेशा ये बताते हैं कि तुम्हें बाप पॉकेट मनी देगा, भाई पॉकेट मनी देगा, फिर तुम्हें हस्बैंड से पॉकेट मनी, तुम्हें सारी जिंदगी मांग कर ही काम चले। जबकि उनको ये बताना चाहिए कि तुम 18 साल के हो गए या 21 साल के हो गए, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास एक हैंडसम अमाउंट हो दैट यू विल बी एबल टू स्टार्ट ऑन योर ओन। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी। तो ये तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में चैलेंजेस है, पहले मैं वो बताऊंगी, स्कोप में बाद में बताऊंगी। हम लोग जैसे कि एथिकली अगर हम प्रैक्टिस करें, तो मेरे पास कोई मेल पेशेंट आता है तो मुझे उसके लिए एक मेल अटेंडेंट चाहिए, बहुत सारे लोगों को, या एक फीमेल अटेंडेंट चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल डॉक्टर्स का जो हाल है ना, मतलब भगवान तो क्या, इंसान भी नहीं समझते है ना। कल आपके ऊपर बीइंग अ फीमेल, मैंने देखा है ऐसा होता है कि आपके ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस लगा दे कि डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ हाथ लगाया, डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ हाथ लगाया, डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ लगाया, कमरा बंद कर लिया, या मुझे हाथ पे इंजेक्शन बोला था, कमर पे इंजेक्शन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक फीमेल होके आपको ये भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एक मेल डोमिनेटिंग क्लिनिक में है, सो यू नीड टू बी वेरी मॉडेस्ट। दैट इज हाउ इट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी फ्रॉम अ वुमन। मैं मेट्रो सिटी में अभी प्रैक्टिस करती हूँ, तो अभी इवन आई एम commented what kind of clothes I wear. For example, I'm wearing a shirt today. I'm wearing a shirt and I'm wearing the trousers because I have to go for a conference इसके बाद. So as soon as I stepped out, parking में people are asking me, looking like a corporate. तो मैं HR की ज्वाइन कर ली है क्या, किसी ऑफिस में ज्वाइन कर लिया है क्या, मीटिंग है क्या? तो ये सब चीजें एक फीमेल होम्योपैथ को देखनी ही पड़ती है। हो सकता है किसी को कम, किसी को ज्यादा। अब आते हैं स्कोप की तरफ, है ना। जो आपने कहा डॉक्टर खान, वो एकदम परफेक्ट है कि इज इट लैंग्वेज प्रॉब्लम? They want me to continue in the English. I'm okay with both the languages. हाँ। So I'll tell you about the scope of being a female homeopath. Females, they are very kind and they're loving to heart. Okay. So as soon as we take the case, we take the whole history and the patient melt away. Be it any age group, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, सिंगल हो, हम लोग इतने अनप्रेजुडाइज होके कोशिश करते हैं, इतने नॉन जजमेंटल होके बैठते हैं। पेशेंट मेरे पास आते हैं, आई हैव सीन सो मेनी मेल्स, एडल्ट्रस होते हैं, इनफिनिटी का केस होता है, वाइफ को चीट किया, उसके बाद से पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, रिग्रेट लेके आए, ग्रजेस लेके आए, अभी मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है, आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड दैट वन। सो वंस यू बीइंग अ फीमेल and when you start accepting the person irrespective of their age, their sex, their religion, their community barriers, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर फीमेल होम्योपैथ को प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको इस चीज का फायदा डेफिनेटली मिलेगा। वी आर वेरी गुड एट लिसनिंग। अच्छा, जहां तक बात आती है एथिक्स की, जहां तक बात आती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो उसमें भी फीमेल्स जो है, मतलब हम लोग वी आर वेरी पर्टिकुलर बिकॉज वी आर वेरी सेंसिटिव बाय हार्ट। आप हर इंडिविजुअल अलग होता है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। मैं अलग हूँ, मेरी कोई ट्विन सिस्टर होगी तो वो भी शायद अलग होगी, पर कुछ चीजें जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट है वो हम सब में कॉमन होती है।
We are very sensitive by heart. We need love. We does not want to be hurt or disappointed. कोई कम कोई ज्यादा कैसा भी. So we utterly take care of this that the patient के जो भी हमारे पास secrets है, case है, should not go out. We should not tell एक का केस दूसरे को केस. अगर हम केस लिख भी रहे हैं तो नाम हटा के लिख रहे हैं. तो फीमेल होम्योपैथ होने का डेफिनेटली बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं, हमें पर वजाना एग्जामिनेशन भी करने देती है, बहुत ही ईजी हमारे लिए. ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल आपका था कौन से प्रेजेंटेशन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ज्यादा देखती हूँ. जिस हिसाब से आजकल ट्रेंड चल रहा है देर से सोने का, मोबाइल बहुत ज्यादा चलाने का, कुछ भी खाने का, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है. I see lifestyle disorders in female a lot. The insulin resistance, जिसमें PCOD comes a lot. I get a lot number of cases of PCOD, infertility, be it primary or secondary. And मेरे पास अब्यूज केसेस आते हैं एलोपैथिक के. 3 months बर्थ कंट्रोल पिल्स ली, तब तक नॉर्मल आया, उसके बाद नहीं आया, दिया ओवरवेट. रीजन कुड बी एनीथिंग. एंड आई हैव सीन केसेस ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया. पेशेंट कम, I took cases, I took case for like 1 hour, 1.5. I tell you personally, I'm not that patient. मैंने देखा है लोगों को, I've seen my colleagues taking case for 2 hours, 1.5 hour. My God, I asked them, भाई ऐसा क्या पूछ लेते हो 1-1.5 घंटे में? मतलब, I thought take whatever patient is, plain paper and me, whatever patient takes, I make the totality, I give the medicine, and alhamdulillah it works. अटकती हूँ, I ask my colleagues or my seniors. Okay, बहुत simple है. So, you know what, if I take, because patient is telling you again the past history, the childhood history, the ailment, and I want to know more, even though I prescribe medicine, but patient ghar jati hai and she gets the menses. So I have seen that, keenly listening to patients, especially female patient, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I have practiced in district hospital in Moradabad for like 3 years, 2.5 years के आसपास. So I see a lot of female patients. वो कोई भी complaint लेके आए, skin complaints, or whether they get headaches, or dizziness, or giddiness. I came to know that they are so much suppressed in their house. तो मुझे, I have seen females मेरे कान में बोलते हुए बोलती है कि मुझे ना दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, तो आप डॉक्टर साहब इनको बोल दो ना कि इन्हें दूध के साथ दवाई दो. I have seen, and I feel so bad. I was so young. I was like 22, 23 year old, and seeing patient मुझे कान में बोल रही है, डॉक्टर साहब दूध पीने का बहुत मन करता है, ऐसे बोल दो. डॉक्टर साहब मेरे से चूल्हे पे रोटी नहीं पकती है, बोल दो कि इनको सर का दर्द है, चूल्हे पे रोटी ना पकाएं. So they felt so comfortable with me. And what I do, I propagate the same thing कि भाई ये दवाई बहुत गर्म है और आप इसको दूध के साथ पिलाएं. So being a female homeopath, I got lot of privileges that patient open up very nicely. और सारे female complaints, लिकोरिया, अभी 2 days back I got a call. A male called me from Bihar. I don't know, I don't remember. And she was like, हाँ हमारी मिसेस को दिक्कत है, आप देंगे क्या? तो मैंने बोला हाँ देखते हैं. मैंने बोला फीमेल को, आपके मिसेस को क्या दिक्कत है? He said फीमेल वाली प्रॉब्लम है. It took me 10 minutes to think कि ऐसी कौन सी फीमेल वाली प्रॉब्लम है जो मैंने पढ़ी नहीं है और ये बता नहीं पा रहा है. तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है फीमेल वाली? वो तो आपको मैडम ही बताएंगी. तो मैंने बोला भाई मैडम को फोन देना फिर. So you get a lot of patience, you get a lot of scope. आपको फील्ड में, मैं तो कहूंगी कि अगर आप इवन आई हैव सीन, ऐसा यहाँ तो ट्रेंड नहीं है, बट इन सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया it's a trend that even if you start seeing only female patients, you'll get a lot number of female patients, even if you don't want to see the male patients. Reason कुछ भी रहेगा. तो फीमेल पेशेंट्स में आपको एक अच्छा मार्केट मिलेगा. मार्केट ही बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज. इसके अलावा आपको केस टेकिंग के साथ you'll feel lot of suppressed emotions, which I found very much common. Disappointment, hurt, sensitivity सब मिलेगा. अच्छे से लेना चाहिए. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सारे मिलेंगे. और रही बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन वेरीज विद द केस. कभी कभी क्या होता है, प्लेसिबो से काम हो जाता है. आई हैव सीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मुरादाबाद के जो मेरे कॉलेज की ओपीडी में औरतें इतनी सप्रेस थी कि नई साड़ियां दिखाने आती थी. उनको फ्राइडे का अपॉइंटमेंट दो, थर्सडे आ जाती थी. एंड वंस यू से कि आप बहुत अच्छी लग रही है, तो वो बताती थी ये साड़ी मैंने अभी नहीं खरीदी है. इमेजिन, वो 1 रुपए के पर्चे पे साड़ी दिखाने आई है, ये साड़ी मैंने अभी खरीदी है. They don't have anyone to talk, to express. So वो prejudice observer का मास्टर हनुमान ने इसीलिए बोला है कि you need to listen to them. Over to you, Dr. Khan. If
if I did justice to the question. नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने जस्टिफाई किया। अब बिल्कुल फीमेल एक फिजिशियन को भी और एक फीमेल पेशेंट को भी आपने बहुत ही अच्छे से मतलब आईने की तरह साफ करके आपने रख दिया कि डॉक्टर का भी क्या Sorry if अप्रोच I'm होना blunt. चाहिए, हाँ, क्या अप्रोच होना चाहिए, एक फीमेल से इंटरेक्शन किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर बहुत से आपने जो ये कहा कि बहुत सी चीजों को हम लोग को दिमाग में रख के ये करना पड़ता है, जैसे दरवाजा बंद नहीं हो, ये सब चीज वाकई में बहुत केयर करना पड़ता है। और जैसे कि एक चीज आप जैसे कि ये है कि हम बैठ के है एक पेशेंट को केस ले रहे हैं, और चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, तो आपका माइंड किस तरह रहता है कि एक होता है डॉक्टर गुस्सा आ जाता है, एक बहुत काम लेता है, जैसे कि आप बहुत दफा पेशेंट लोग ऐसा इरिटेट करता है कि जैसे आप जो क्वेश्चन सीधा आप पूछिए वो कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि हम लोग तो होम्योपैथ, हम लोग को एक काम है, क्योंकि हम लोग पूछ रहे हैं ये क्या रीजन है, तो हम लोग उन लोग को लगता है कि ये क्यों पूछ रहा है, हमको पेट में दर्द है, मुझे सर में दर्द है, ये पूछ रहा मीठा खट्टा तीता क्या पसंद है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा हूँ, बहुत से ज्यादातर फीमेल में ये देखा हूँ कि जैसे आपसे पूछे कि आपको खट्टा मीठा तीता नमकीन क्या पसंद है, खट्टा नहीं खाते हैं, मीठा नहीं खाते, ये अरे हम पूछ रहे क्या पसंद है, क्या खाती, सिंपल आप एक आंसर, तो मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ कि जो आपसे पूछ रहे, हाँ मुझे कि जो काम की बात आपसे पूछ रहे वो बताइए, मैं बकवास करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर आपके साथ। तो फिर इसमें आप इसको हम कैसे कंट्रोल करें, और किस तरह से आप मैनेज करती हैं इस चीज को? मैं बताती हूँ आपको। इस क्वेश्चन के भी दो आंसर्स। ओके, आपने जैसे बताया ना कि मेल फीमेल आता है, फीमेल होम्योपैथ होने का एक सबसे अच्छा वो भी होता है कि आपको इतने शादी के रिश्ते आते हैं, इतने शादी के रिश्ते आते हैं, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या 1 या 10 रुपए के पर्चे पे, तो मतलब पर्सनली बोल रही हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी फीमेल लाइफ देख रहे होंगे उनको ये बात पता होगी कि कुछ लड़के हर 8वें दिन चले आते हैं, उन्हें आप प्लेसिबो देते रहिए, वो हर 8वें दिन, कभी कभी छठे दिन भी चले जाते हैं, तो आप हमेशा ही मतलब टीआरपी आपकी हाई रहती है। दिस इज वेरी गुड, आई मस्ट से। अच्छा, रही बात पेशेंट रहने की, तो ये चीजें हम टाइम के साथ डेवलप करते हैं। ओके, इफ यू आस्क माई पेरेंट्स, if you ask my family, I'm the most restless, I'm the most impatient, I'm the most irritable person ever existed, है ना। और थोड़ा सा वो एक हैबिट होता है ना ओसीडी वाला, ठीक कर दिया ठीक कर दिया ठीक कर दिया, तो आप खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी करा रहे हैं, घर में सबको चिढ़ाते फिर रहे हैं। बट व्हेन यू लैंड अप इनटू द प्रोफेशन, है ना, then you it comes with the responsibility of healing, the responsibility of taking away the pain, elevating the pain. तो वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी। मेरी मॉम एक बात बोलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने चाहा, जब तक प्रैक्टिस करूंगी, अगर ये बात मुझे याद रहेगी, तो मैं कभी भी गुमराह नहीं होंगी। आज मैं बात सोशल मीडिया पे, कभी भी मेरी मॉम बोलती है कि आप कभी भी बैठे, अपनी चेयर पर बैठे, और सामने वाला आपको किया कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, इन्वेस्टिगेशन है, ये है वो, मेरी मॉम बोलती है हमेशा हर आदमी को ना अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए, और एक ऐसा डॉक्टर बने जिसको आप अपने माँ बाप के पास भेज सकें कि भाई आप वहां जाके दिखा लें, उनको बोलना डॉक्टर आनंद के पेरेंट्स से दिखा। तो उससे क्या होगा, एक तो आप अननेसेसरी, आप हमेशा एथिक्स में रहेंगे, हाउ यू ट्रीट योर फैमिली, है ना। दूसरी चीज ये है, आप हमेशा अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, अननेसेसरी पेशेंट का पैसा खर्च, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स, अननेसेसरी रेफरेंस, अननेसेसरी ओपिनियंस से आप बचेंगे। तीसरी चीज, आप जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत इजी चुनेंगे, कि खुदा ना करे मेरी बहन को या मेरे कजन को जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगी, इतना करा लो, ये करा के लाओ, बात कर, केस डायग्नोस्ड है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, आई गिव द। तो अगर हम इस चीज को हमेशा, जितने भी लोग देख रहे हैं, बाद में भी वीडियो देखेंगे, इस चीज को अगर मन में रखेंगे कि हाउ वी ट्रीट आवर फैमिली मेंबर्स, और हाउ वी वांट आवर फैमिली टू बी ट्रीटेड इवन अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री, तो आपको ऐसा ही डॉक्टर बनना है। तो आप अपनी फैमिली के साथ तो पेशेंट ही रहेंगे ना। हम हम कुत्ते बिल्लियों की तरह भी लड़े, भाई बहन है, कितना भी लड़े, पर जिसको वक्त जरूरत होगी तो हम हमेशा साथ रहेंगे। दैट्स हाउ फैमिली इज। सो आपका पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप भी फैमिली से कम नहीं है। कोई आके आपके पास आके बैठ रहा है और आपको अपने दिल का हाल बता रहा है, इतना गलत हुआ मेरे साथ, मुझे अबॉर्शन के लिए बोल दिया जस्ट बिकॉज वो बेटी थी, मैं भी तो बेटी हूँ, आज वो दुनिया भर में फीमेल डॉक्टर ढूंढती फिर रही। आई सीन सच केसेस। तो इफ समवन इज
आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहा है, दे आर रिलाइंग ऑन यू, दे आर टेलिंग सो मच टू यू, सो दे बिकम योर फैमिली एंड यू नीड टू बी पेशेंट विद योर फैमिली एंड दिस कम्स प्रोफेशनली। एक दिन में कुछ भी नहीं आ जाता। ओके, सो आई हैव आल्सो लर्न दिस। इट्स बीन 2015-14 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, फाइनल ईयर इंटर्नशिप से, तो 7 years हो गए हैं। मैं लाइफ में एक ही बार चिड़ी हूँ, एक बार ही चिड़ी हूँ मैं, मैंने पेशेंट को झड़पा है, वो भी लास्ट वीक। आई हैव अ पेशेंट, केस बताती हूँ। आई हैव अ पेशेंट ऑफ, केस बता सकते हैं ना, इफ इट्स हाँ ओके विद यू बिल्कुल माधव? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक 60-year-old मैन आता है, फिर वेट उसका 38-40 चला जाए तो नफिल पढ़ू मैं, वेट ही नहीं बढ़ता। वो मेरे पास वेट लॉस के लिए आता है कि मेरा वेट लॉस हुआ चला जाए, कुछ नहीं खाना है, सिर्फ उसे शक्कर का पानी पीना है, रोटी भी चीनी से या दूध से खानी, सिर्फ मीठा 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 खाना है, और वेट किसी हाल नहीं बढ़ता। I tried every possible thing I could. अल्फा अल्फा से लेके मदर टिंचर से लेके ऐसी कौन सी दवाई है जो मैंने 2-2.5 साल में, बट वो मेरे पास जब आया था, ही केम फॉर डिप्रेशन। कुछ करना नहीं चाहता, मुंह लटका के बैठा रहता, कुछ करना नहीं चाहता, मुंह लटका के बैठा रहता। मैंने उसे कैलकेरिया म्यूल दी थी, उससे इतना हुआ कि वो शेविंग करने लगा, नीचे जाने लगा, वॉक पे जाने लगा, पर उसका वजन अभी भी नहीं बढ़ रहा है और मुझे खटक रहा है। इफ पर्सन इज डूइंग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सन इज डूइंग गुड, तो उसका वेट और एपिटाइट बढ़नी चाहिए, तो वेट और एपिटाइट क्यों नहीं? बिल्कुल। तो इतने टाइम के बाद मैंने उसको बोला एक फुल बॉडी चेकअप करा। मैंने जब उसका यूएसजी करवाया कि ऐसा तो नहीं है कुछ गैस्ट्राइटिस, स्टमक का इशू है, भूख नहीं लग रही है, तो मुझे ना किडनीज जो है वो श्रिंक दिखी। मैंने उसको 2 ही टेस्ट बोले पहले। मैंने उसको बोला एक मॉन्टक्स टेस्ट कराओ ट्यूबरक्लोसिस का, मैंने जैसे कि पिछली लाइव में बताया था, मैं टीबी गोल्ड टेस्ट जरूर करवाती हूँ। आई फील वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट है लंबे समय तक, टीबी, कार्सिनोमा, एचआईवी, ये 3 चीजों को रूल आउट करें, उसके बाद आई। और मैंने उसको बोला एक सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी में उसकी किडनी श्रिंक थी, तो वो लेकर आया। मैंने उसको बोला एक केएफटी कराओ, सीबीसी कराओ। सीबीसी तो जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन वाज वेरी लेस, कुछ 9 पॉइंट समथिंग था, 8.8 या 9.2। उसका जीएफआर जो था ना वो 60 था। नॉर्मल जीएफआर अपन 90 तक भी पकड़ लेते हैं, चल जाता है, 80-90 तक चल जाता है, उसका 62 था। बिल्कुल। तो मैंने एक बहुत अच्छा सा लेटर लिख के दिया एक यूरोलॉजिस्ट को। मैंने बोला एक यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके आइए, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज थी। और ये कहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं ना मेरे को सभी कुछ आए। जस्ट बिकॉज मैं होम्योपैथ तो मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ ट्रीट कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। आई हैव अ लिमिटेशन टू, है ना। अभी जुमा जुमा 8 दिन में प्रैक्टिस शुरू किए हुए, लर्नर हूँ, स्टूडेंट, चलता है। मैंने बहुत अच्छा सा लेटर लिख के दिया और मैंने बोला कि वो आप एक यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके आइए मेरे पास नेक्स्ट वीक, उसके बाद। और मैंने उसे सैकलैंड करके भेज दिया, क्योंकि आप पहले ओपिनियन उसके बाद। तो वो पेशेंट मुझे बोला कि वो मुझे क्या हुआ है डॉक्टर साहब। मैंने कहा यही पता करने के लिए आपको भेज रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि आप तो बहुत पैसे ले रही हैं। इमेजिन, मैं जिस मॉर्निंग जिस क्लिनिक पे बैठी हूँ, आई चार्ज 200 या 300 रुपीज मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लेती। और सुबह बिना ब्रेकफास्ट के आके बैठी थी, पेट खाली हो तो दिमाग वैसे नहीं चलता है। सब कुछ समझा चुकी थी, रेफरल लेटर लिख चुकी थी। चलते चलते वो मुझे बोला कि डॉक्टर साहब आप तो लूट रही हैं यहाँ बैठ के, जब मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना है आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है ना। और भाई ये तो बहुत बहुत गलत बात है। आई लॉस्ट माई पेशेंट, मतलब फर्स्ट टाइम 7 साल की प्रैक्टिस में। मैंने इतने गुस्से में भी क्या अल्फाज निकाले। मैंने बोला कि सर आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, कौन सी पैथी का ट्रीटमेंट लेना है, ये आपका हक है। ये हक मैं क्या, आपके बाप भी आपसे नहीं छीन सकते। आई यूज द सेम वर्ड। मैंने बोला आपके वालिद भी आपसे ये हक नहीं छीन सकते। आप जिस डॉक्टर के पास दिखाना चाहें, आप उस डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं कि आपका हक है। अपने हक, अपनी ड्यूटीज को समझिए और क्लिनिक के डेकोरम को मेंटेन करिए। ओपिनियन लेके आइए, मैं अगले हफ्ते आपसे मिलती हूँ। एंड आई जॉइन माई हैंड्स, और मैंने बोला मैं आपको अगले हफ्ते। उसके बाद वो चला गया। उसकी डॉटर इन लॉ टेक्स्टेड मी, बोली कि वो यू ओके डॉक्टर। मैंने बोला यार फाइन, व्हाट हैपेंड? बोले नहीं पापा बता रहे थे आपका मूड कुछ ठीक नहीं था आज, फर्स्ट टाइम। तो आई फेल्ट बैड कि शायद अगर मैं रिएक्ट नहीं करती तो भी चलता, बट आई डिड बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। फर्स्ट टाइम किया, लेकिन किया। बट व्हाट आई लर्न कि एक फेज होता है, एक वेव आती है गुस्से की, चिढ़ की, है ना। तो अगर हम उस टाइम थोड़ा सा पानी पी लें या सांस ले लें, या हम ये सोचे कि हम किस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी की क्या जिम्मेदारी है, तो शायद वी वुड नॉट रिएक्ट,
है ना। आई अपोलोजाइज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, सॉरी का कॉन्सेप्ट बहुत खराब है हमारे पूरी सोसाइटी में, सॉरी बोलने वाला छोटा हो जाता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। सॉरी बोलने से आप और हम्बल और मॉडेस्ट हो जाते। इस जो आप बता रहे कि आप सवाल, दूसरा दूसरा पहलू ये है कि जैसे आपने मुझे बोला कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो मैं पेशेंट को, नया पेशेंट होता है, अगर किसी के रेफरेंस के थ्रू आता है तो उसको मालूम होता है, या वो ये कहता है कि हम होम्योपैथी दिल्ली में लिया करते थे या हम होम्योपैथी चेन्नई में लिया करते थे, दैट मीन्स ही, बहुत सारे पेशेंट्स ये बोल के आते हैं कि पहली बार होम्योपैथी ट्राई कर रहे हैं, आपके में थोड़ा और प्रेशर बन जाता है, तो उनको हम बताते हैं कि होम्योपैथी में हम आपका इलाज कर रहे हैं, डायबिटीज का इलाज नहीं कर रहे हैं, आपके किडनी स्टोन का इलाज नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं। और आपको जानने के लिए मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। मैं पेशेंट को धमकी भी देती हूँ, अगर आप मुझे एक केस में बताएंगे ना सब कुछ, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। नहीं तो आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, हर हफ्ते आइए, फॉलोअप दीजिए, दवाई देते जाइए, तो पेशेंट को एक, कभी कभी हम पेशेंट को ब्रीफ करना भूल जाते हैं, ऐसा भी हुआ मेरे साथ। पेशेंट से पूछा आपको खाने में क्या पसंद है, और पेशेंट बोलता है वो डॉक्टर साहब आप क्यों पूछ रहे थे, बता भी दिया दवाई बन रही है, वो आप क्यों पूछ रहे थे। तो मैं पेशेंट को बोल देती हूँ आपकी दावत रखनी है अगले सैटरडे, तो पता तो होना चाहिए ना आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। सो आई यूजुअली आंसर दिस वे, सो आई कीप थिंग्स लाइट, तो दैट्स ओके अगर हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, दैट कम्स विद टाइम। तो और एक कहावत है ना कि एक पेड़ जितने फल लगते जाते हैं ना उतना झुकता चला जाता है, उतने ही पत्थर पड़ते हैं उसको, बच्चे अमरूद आम तोड़ने के कितने पत्थर डंडे मारते, चल चल के झूलते, टहनी ही तोड़ देते। सो जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो झुकता भी है और पत्थर खाता भी, तो दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल ओवर। ये वाला हम फॉलो करेंगे, आपने जो कहा है कि अगले हफ्ते दावत रखना है। लेकिन एक मुश्किल है, अगर कहीं पेशेंट सही में दावत पे आ गया तो फिर वो मसला हो जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छा। दाल चावल खिलाने का जो घर में बना है, इस्तकबाल। अच्छा, और एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं, आपने बरेली में भी किया, आपने मुरादाबाद में भी किया, फिर पुणे में, तो कौन ऐसे आपके टीचर थी या थे या है जो, जिनको आपने फॉलो किया, जिनको आपने देखा, जिनके पाथ पे आप चली कि हाँ इनका प्रैक्टिस, चाहे वो प्रैक्टिस लाइफ हो या थ्योरेटिकल कॉलेज लाइफ में हो, तो कौन सा आपको सबसे ज्यादा आपको अपने तरफ खींचे, और अपने आपको प्रैक्टिस में जिनका आपको बहुत यूज आता है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आप उनके, ये एक ये होता है ना कि मैंने आज ये केस ठीक किया तो हाँ ये टीचर के मैंने ऐसे सुना था, ऐसे केस ठीक किया, तो इस रीजन से मैं आज ये केस ठीक कर पा रही हूँ। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में कोई टीचर रहे जिसको आप बहुत ज्यादा, आप जिससे इम्प्रेस्ड है? आह, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा टीचर उसकी गलती होती है, जिसको ठोकर लगती नहीं, जिसके केस फेल होती नहीं, वो आगे बढ़ता है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आप गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं, पूछते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी गलती आपका सबसे बड़ा टीचर है। यकीन मानिए अगर आपके हाथ से सारे केसेस ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इवॉल्व नहीं हो, आप वहीं के वहीं हैं, और आप अपनी वही दो चार मेडिसिन पे पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज में लिखा है कि 12 साल पेशेंट ठीक होने के बाद मास्टर हनीमैन के भी केसेस वापस लौट लौट के आने लगे थे, है ना। बिल्कुल। अब उनको लगता था यार दवाई भी ठीक है, यहाँ तो सब हम्म, कुछ ठीक चल रहा है, पेशेंट है ना, एंड देन हाउ मायाज़म केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अगर बिल्कुल। आपके पेशेंट केसेस फेल नहीं हो रहे हैं, पेशेंट आके बोल रहा है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ तो भी गड़बड़ है, आप किसी तो भी ठीक ट्रैक पे नहीं। मैं अपने अगर टीचर्स की बात बताऊंगी तो मैं शुरू से बहुत ज्यादा तो बोस्टिंग हो गया, बट आई हैव ऑलवेज बीन एन ओबीडियंट एंड वेरी नॉटी किड। अगर मैं अच्छी नहीं होती पढ़ाई में तो मैं शायद क्लास के बाहर ही रहती। टीचर्स मुझे सिर्फ इसीलिए टॉलरेट करते थे कि उन्हें लगता था कि इसके क्लास का नुकसान हो जाएगा, शैतानी ही तो कर रही है, पनिश कर लेंगे, हम्म, पर क्लास के बाहर नहीं निकाले। मैं बीएचएमएस में थी, मैंने स्टेट केजीके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है। टीचर्स कम एज ऑलवेज, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज पे रहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू टू टीचर्स इन माई बीएचएमएस कॉलेज। एक डॉक्टर टीपी सिंह सर है, अभी भी वहां पर मेडिकल ऑफिसर है। आज उनकी बदौलत वहां पर 100 पेशेंट की भी ओपीडी रहती है, 60-80 तो मेरे टाइम पे हिट करता था।
और आप सोचिए एक इंटर्न को दिन में 5 केस लेने का मौका मिले, 5 केस इंटर्न को, न्यू फ्रेश केस, और उन्होंने बैचेस के हिसाब से उन्होंने इंटर्नशिप को इतना अच्छा बना दिया था कि अगर मेरा पेशेंट है ना, तो कोई भी मेरा साथ वाला भी इसको दवाई ना देगा, ना रिपीट करेगा, प्लेसिबो देके भेजेगा नेक्स्ट डे बोला। तो वही पेशेंट हमने 6 महीना देखे हैं। उसके बाद जब 2 बजे ओपीडी खत्म हो जाती थी, तो वो 2 बजे हम बच्चों को लेके बैठते थे, जबकि उनको गाजियाबाद ट्रैवल करना पड़ता था। बहुत बड़ी बात है, आज हिम्मत की बात लगती है इस टाइम में भी। वो 3.5 घंटा मुरादाबाद से सुबह आते थे ट्रैवल करके और वापस आते थे। वो 2 घंटा हमें लेके लैपटॉप लेके बैठते थे और कहते थे ला लाओ किसका केस फंसा था। बैठे हैं, रिपोर्टराइज कर रहे हैं, गलती निकाल रहे हैं, तुमने पेशेंट से थर्मल टेस्ट क्यों नहीं पूछा, तुमने इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर दी। तो हमने अपनी केस टेकिंग को भी इवॉल्व किया। अच्छा, जो रीजन का बैरियर अलग है, एक चीज और बताती हूँ, व्हाट वी प्रैक्टिस इन उत्तर प्रदेश इज एंटायरली डिफरेंट इन महाराष्ट्र एंड एंटायरली डिफरेंट इन कोलकाता। इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही गलत कुछ नहीं है, अलग अलग है, ऐसे समझो, अलग अलग है। वहां पर इट वॉज मोर अबाउट रूब्रिक्स। हाँ भाई, बैठे बैठे कॉम्पिटिशन है, इसको देखो, इसको देखो, अरे तो मैनेज लग रहा है, ये तो एफिमिनेट है। तो हम बैठे बैठे वहां पे ना इस तरह के बाण चलाया करते थे ओपीडी में। यही सीखा, इसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं, इतना ही दिखा। रूब्रिक बनाने, रूब्रिक लगाने, ठीक है, जो भी दिख गया वो ले लिया, जो भी दिख गया वो ले लिया। एक मैं डॉक्टर यशवीर सिंह सर का नाम लेना चाहूंगी, वहां पे एचओडी सर्जरी के। ही वॉज द मैन जिससे कभी प्यार से बात नहीं की, मतलब ऑलवेज इन सार्काज्म मोड। और उन्होंने मुझे बोला फाइनल ईयर में कि भाई वो एआईपीजीटी का एग्जाम आ रहा है, एमडी करना है, नहीं करना है, घर पे रोटियां ही बनानी है। इमेजिन अ टीचर इज सेइंग घर पे रोटियां ही बनानी है। अरे भाई बीएचएमएस क्या है, इंटर्नशिप चल रही है मेरी। ही टोल्ड मी कि 5 रेमेडी एलएन से पढ़नी है और एमडी की तैयारी कैसे करनी है। आज भी कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी इन हिज बिजी शेड्यूल। हाँ भाई, हो गई मौज मस्ती, इंस्टाग्राम पे नाच गाना, पढ़ाई में लग जाओ, मतलब ही इज ऑलवेज इन दिस मोड। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जो तरीका बताया पढ़ने का, वो बहुत ही इनक्रेडिबल था। सो आई ओ यू टू दिस, टू यू डॉक्टर यशवीर सिंह सर। तो बिकॉज ही वाज मोर फ्रॉम मेरठ, तो उनकी लैंग्वेज दैट सहारनपुर बड़ौत वाली लैंग्वेज ना, सो ही इज ऑलवेज इन सार्काज्म। अब भाई महाराष्ट्र आ गए, एआईपीजीटी में माय रैंक वाज 23 ऑल ओवर इंडिया। तो डीवाई पाटिल में एडमिशन ले लिया। भाई जब महाराष्ट्र में आई तो देखा कि पिक्चर ही अलग है। यहाँ तो केस टेकिंग का तरीका अलग है, केस के फॉर्मेट होते हैं, कंसेप्चुअल इमेज है, आईसीआर है, और जने कितने कितने हैं। और मुझे तो ऐसा लगा कि भाई वहां तो थोड़ी बहुत 100-200 की ओपीडी चल भी रही थी, यहाँ तो अपन टिकेंगे ही नहीं। एक तो लैंग्वेज बैरियर, आई एम वेरी सॉरी टू से, पर मुझे तकलीफ हुई बहुत बहुत। वो अनन्या पांडे वाला नहीं, असली वाला स्ट्रगल हुआ, एक लैंग्वेज बैरियर होता है। आप भी महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मुझे महाराष्ट्र से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मुझे महाराष्ट्र से क्या मिला। लैंग्वेज बैरियर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने पड़ते हैं वहां एमडी में। भाई आता नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, नहीं आता। हर चीज की एक्सेल शीट बनानी है, डेजर्टेशन बनाना है, आर्टिकल लिखना है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है। और हम पढ़ के आए सिर्फ एलन कीनोट और एस के दुबे और एस दास। वहां पे एस दास लिखे क्लास में घुसे तो भाई टीचर ने बाहर निकाल दी, ये क्या पहली बार देखा, तुम्हारी धवले कहाँ है, तुम्हारी बीके सरकार कहाँ है। अब ऐसा लगा कि क्या किया। ऑल्दो आई वाज वेरी स्टूडियस, और स्कूल में मतलब कॉलेज में बहुत नाम था मेरा, रेफरेंसेस याद, एफोरिज्म याद, सब कुछ याद, पर फिर भी एक फीलिंग थी, वो पिकअप करना शुरू किया। रेयर रेमेडीज नहीं पता थी, वो देखी। यहाँ पे तो रेयर रेमेडीज प्रैक्टिस होती है, मदर टिंचर प्रैक्टिस होते हैं, बायोकेमिक प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। 2 मेडिसिन को मिला के एक तीसरी मेडिसिन भी होती है जो ऑलरेडी आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है। स्फेयर ऑफ एक्शन है, पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन है, ऑर्गेनो स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन है। सो महाराष्ट्र हैज गिवन मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। मैंने बोला आगा भाई क्या क्या, मैंने 5-5.5 साल इतनी मेहनत करनी पड़ रही, वो भी एमडी कर लिया मटीरिया मेडिका में। सिलेबस देखे तो आदमी डूब जाए बिल्कुल उसी में, और सब सोर्स बुक से चलता है, सोर्स बुक से चलता है। कोई बात नहीं, ये भी कर लिया, ये भी ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक यहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल है डॉक्टर डीवाई पाटिल के, डॉक्टर डीबी शर्मा सर। एक्सेलेंट ह्यूमन ही इज, ही हैज ऑलवेज प्रमोटेड मी। उन्होंने बोला उनको क्या लगता था कि यू शो द बैड फेज ऑफ होम्योपैथी। ही हैज ऑलवेज ट्राइड कि मैं विलन फेज की तरह निकल के आऊं महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में,
बट आज लगता है बहुत परेशान, हारे भी जीते भी, बहुत सारी बदतमीजी भी उठाई, बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे हैं जहां पर दे डू इट अलोंग द लाइन। तो उन सब ने मुझे समझाया, एक बार मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। देयर इज अ कॉल्ड बीकन फाउंडेशन करके एक मुंबई में हर साल कंपटीशन होता है, केस टेकिंग का भी होता है और आपके इसका भी होता है, लेक्चर का भी, एलोक्वेट भी होता है। सो आई गॉट सिल्वर मेडल और इतना अच्छा था, फिर भी मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। सो आई केम वेरी डिसअपॉइंटेड इन द कॉलेज। तो सर बोले अरे मुंह क्यों लटका रखा है, यू गॉट द सिल्वर, और अब तक तो किसी को मिला भी नहीं है क्योंकि सब वहां के कॉलेजेस ले जाते हैं। मैंने बोला सर वहां जो फर्स्ट वाला जीता ना, उसने तो गाली देनी शुरू कर दी, उसने गाली दी, लोगों ने ताली बजाई, जजेस ने उसको दिया है। तब मुझे शर्मा सर ने एक बात बताई कि हम हमेशा ये नहीं सीखते लोगों से कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है। बहुत से लोग हमें ये सिखा के जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना। उन्होंने मुझे बोला बैठो, आई वॉज वेरी फेवरेट स्टूडेंट ऑफ। उन्होंने मुझे बोला तुम्हें कुछ फेवरेट टीचर्स होंगे, कुछ तुम्हारे ऐसे टीचर्स होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम उन्हें पसंद नहीं करते, दैट्स ओके। पर तुम उन्हें क्यों नहीं पसंद करते, उनका कोई ना कोई रीजन होगा। तो वो तुम्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं करना है जब तुम टीचर बनो, क्योंकि वो तुमको पसंद नहीं था। तो बीकन से तुमने क्या सीखा कि तुम्हें कभी ऑफेंसिव फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करनी। तुमने ये सीखा, तुम सिल्वर नहीं लेके आए, तुम सीख के आए। कोई भी कंपटीशन करता था, एंड ही हैज आल्सो प्रमोटेड मेरा नाम सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी के बेस्ट एमडी डेजर्टेशन का अवार्ड जो था। आई एम सो थैंकफुल डीवाई पाटिल के लिए कि मेरा नाम महाराष्ट्र से नॉमिनेट किया गया, एंड आई ब्रिंग लॉरेंस टू द महाराष्ट्र एंड टू डीवाई पाटिल, क्योंकि वो पहला गोल्ड मेडल था रिसर्च में। इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक माई गाइड डॉक्टर प्रिया गौरी शाफिकर मैम। आई मीन अ मदरली फिगर, और कोई कितना पेशेंट हो सकता है। उन्होंने मुझे दो बातें बताई। एक बात उन्होंने मुझे बताई कि यू ऑलवेज लर्न फर्स्ट टू क्रॉल, देन टू वॉक, देन टू रन एंड देन यू फ्लाई। तो वो मुझे मेरी स्टेज बताती रहती थी, इन क्रॉलिंग फेज, क्रॉलिंग फेज, वॉकिंग फेज, वॉकिंग फेज। अभी लास्ट जब मैंने इंस्टाग्राम टॉक किया, शी टोल्ड मी दैट यू आर फ्लाइंग विद द कलर्स। आज एमडी खत्म होने के 3 साल के बाद शी टेक्स्टेड मी दैट यू हैव ग्रोन एंड ग्रोन ब्यूटीफुली माय चाइल्ड। उन्होंने हमेशा शी बीन सो पेशेंट। ऐसा टीचर बनना है मेरे को जो बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करे। मर्फी देख, मर्फी देख, देख होगा तेरा, अरे होगा तेरा रेमेडी, देख मैं भी देखती हूँ, नोट्स बना के लाना, अपने घर के प्रिंटर से प्रिंट आउट करके लेके आना। सो व्हाट आई लर्न हाउ टू डू लाइक one Dr. T.B. Galande ma'am, she was in the repertory. She told me 3 things. उन्होंने बोला स्टैंड लेना सीख लो, अपना स्टैंड लेना सीख लो, तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़नी। दूसरा, टू बी ऑथेंटिक। तुम जो बोल रही हो ना, अगर अगर डॉक्टर अनम ने ये बात बोली है कि 15 साल या 12 साल के बाद हनीमैन के केसेस फेल हुए, अगर डॉक्टर अनम ने चैलेंज किया तो डॉक्टर अनम को पेज नंबर के साथ पता होना चाहिए कि क्रॉनिक डिजीज में कहां पर लिखा हुआ है। बी वेरी ऑथेंटिक। तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात है, तुम एमडी स्टूडेंट हो, स्टैंड आउट ऑफ द बीएचएमएस स्टूडेंट्स। तुमसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? बहुत डांट खाई मैंने, क्लास से बाहर भी निकाली गई हूं। एंड थर्ड, शी टोल्ड मी टू बी एथिकल। आपके हाथ से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, यू नीड टू बी वेरी एथिकल। दैट लेडी चेंज्ड माय विजन। ऐसा होता है, आई वाज लाउड, आई वाज बोल्ड, आई वाज स्ट्रॉन्ग, आई वाज ओरेटर हमेशा से, पर ये एनर्जी चैनलाइज नहीं थी। मैं बोलती थी तो मैं बदतमीजी भी करती थी। I'm saying this on a social media. I go off the line also. She channelized my energy. अच्छा बोलती है ना, अच्छा बोल, अच्छा बोल, किसी के बारे में मत बोल, अपने बारे में, पढ़ाई के बारे में बोलना, किसने मना किया? So she channelized my energy. बाकी मैं सारे पेशेंट से सीखती हूँ। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू डॉक्टर गौरव गायकवाड बॉस। बहुत ही वर्चुअल टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरा। उनके लेक्चर्स मैंने कम अटेंड किए, बट ही वाज द मैन हु वाज ऑलवेज बिहाइंड सेंडिंग मी द बुक्स, and he made me you know a reviewer, a critic, book reviewer बनाया है मुझे, authentic. He always wanted me to read books and review them. तो officially अब मुझे बहुत सारे publications के books आते हैं and I review them, so I'm very thankful. I owe this to him as well. So I think life में हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, पेशेंट से सीखते हैं, कलीग से सीखते हैं, छोटे बड़े सबसे, जहां से सीख मिले वहां से ले लेनी चाहिए। एंड फेलियर्स, यस, अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं, आज जाके अपने अपने केसेस देखे सारे व्यूअर्स, अगर आज आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो भी करता है। बिल्कुल। और मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा, आपने डॉक्टर गौरंग सर के बारे में कहा, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, और वो एक ऐसे है कि पापा के बाद अगर कोई मुझे पुश करता है ये सब चीज करने पे,
तो वो है गौरंग सर। हमेशा कि मैंने पहले स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम एक ऐसी कि नॉर्मल हम लोग चेंबर में क्लिनिक में मेरे फ्रेंड आते हैं, एनआईएच के स्टूडेंट है, तो उससे मैंने कहा कि एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसने डिस्कस किया। अब मैं कहा कि इसको कैसे पढ़ाए, तो मैंने पहला कॉल उन्हीं को किया, गौरंग सर को, कि सर मैं ऐसा ऐसा करना चाहता। पहले तू सर मत बोल, भाई बोल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, सर मुझे मत बोला कर। हाँ, कब बोलना है, क्या बोलना है मुझे बता दे, मैं हमेशा रेडी हूँ अरकम तेरे लिए। तू जब बोलेगा मैं हमेशा हर वक्त आने के लिए तुम्हारे साथ रेडी हूँ। तो उन्होंने कभी ना नहीं किया है, हमेशा आए हैं और हमेशा मोटिवेट किया है। ये नहीं दिखाया कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जानता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। वो एक ऐसे, उनसे एक होता है इंसान को हर चीज किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। उनका रिलेशन, चाहे वो बंगाल के टीचर्स हो, चाहे महाराष्ट्र के टीचर्स हो, कहीं के दुनिया के कहीं के भी, सबका रिलेशन उनके साथ इतना अच्छा रहता है कि एज अ मतलब कि सब बेटे की तरह, भाई की तरह, सब कोई उन्हें। और उनका स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट होता है, तो उन्होंने एक बार मुझे भेजा था, तो मैं सुना था, मैं सर को फोन किया कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, कम घबरा मत, एक दिन तू भी बोलेगा, थोड़ा टाइम ले, तू तू भी बोलेगा एक दिन। तो एक इतना मोटिवेशन उनसे मिलता है कि हमेशा वो पुश करते हैं आगे की तरफ से। कभी, और मैं उनको कभी नहीं देखा हूँ, कुछ भी ऐसी बातें होती है तो कभी भी वो इस लड़ाई के बीच या किसी में भी इंटरफेयर करते, चाहे महाराष्ट्र का हो, जहां से उनको पेशेंट ठीक करने मिले, जहां से उनको पढ़ाने मिले, वहां से वो सीखते। कोई स्पेसिफिक स्कूल मेथड थॉट उनका ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर कि हाँ यहाँ का हम सीखे तो वहां का नहीं सीखेंगे। उनको एक लर्निंग वाला जीलेस पर्सन जिसको बोलते हैं ना, वो उनके अंदर मैंने देखा है। पापा जैसे कहते हैं एक कि हाँ हाँ। हाँ, एक नाम मुझे मिस नहीं करना चाहिए। आई वुड लाइक टू से नेम ऑफ डॉक्टर आरिफ हुसैन Hilwat. He's from ex-homeopath now, but when I met him 2000 back in 2017, so तब he was an homeopath. I also learned a lot from him. He helped me in my dissertation. He told me, he made me a literary person. उन्होंने मुझे बोला कि बहुत लिटरेचर है होम्योपैथी में, लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसका सही तरह से लिखा जाना और लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है. So he made me a writer kind of person. He taught me how to write articles. He taught me how to write manuscript. He taught me कि आपके पेन में आग कैसे हो सकती है. How you can make homeopathy more acceptable, more evidence based. So Dr. Arif was this is for you. And really मतलब आपने भले होम्योपैथी छोड़ दी हो, but I'm still questioning my own existence to make homeopathy more answerable. कि अगर मतलब होम्योपैथ्स को और अपने कलीग्स को भी उतनी इज्जत दिलवा पाऊं मैं कि लोग ये कहें कि भाई डॉक्टर साहब आ गए. ऐसे नहीं कि मतलब कि होम्योपैथ आ गए मीठी गोली वाले या ऐसा कुछ. यस, ओवर. और एक क्वेश्चन मैं आपसे, जैसे कि फेलियर की बात चल रही है, तो आपके लाइफ में ऐसी कौन सी केसेस या पढ़ाई में किसी में भी ऐसा फेलियर आया कि आपको ये अब रिटर्न करना है कि नहीं, इससे हम ओवर, एक होता है कि लोग फेलियर से डिप्रेस हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, अब मुझे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, लेकिन उससे ओवरकम करना, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत हो चुका है, बहुत मुश्किल से ये रहता है कि मेरे साथ एक बैकअप रहते हैं कि पापा हमेशा, कि मैं 12th पास किया, उसके बाद मैंने कहा कि मैं होम्योपैथिक नहीं पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा होम्योपैथिक, ये मेरा जिद आ गया था कि कुछ भी करूंगा होम्योपैथी में नहीं पढ़ूंगा। अब पापा क्यों? ने जिद बना लिया, कुछ करे या ना करे होम्योपैथ जरूर बने, उसके बाद जो करना है करो। फिर जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आया, जब मैंने पापा के साथ फिर जाने लगा, केसेस देखने लगा, तो वो इंजॉय करने लगा। तो पापा का यही रहता है कि पहले ला के समुंदर में पानी में बच्चे को फेंक दो, या वो डूब जाएगा या वो तैर जाएगा। तैर जाएगा. हाँ, तो फिर ये है तो कि आप तैर स्विम करना थोड़ा गए. थोड़ा, हाँ, थोड़ा स्विम थोड़ा थोड़ा, जहां मुझे लगता है कि खुद पे कि हाँ करने लगे हैं। तो ऐसे आपको ऐसा मोमेंट लाइफ में आया कि हाँ अब नहीं, या मैं डूब रही हूँ या मैं तैरने वाली हूँ? देखिए मेरे पास कोई भी होम्योपैथी या डॉक्टर का बैकग्राउंड नहीं है. आई एम नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. आप आपके पास है, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इजी रहा होगा. आपको हमेशा कंपैरिजन मिलेगा और सारी मैम जिंदगी एक बात मिलेगा. मैं आपकी लाइफ बहुत एक बात डिफिकल्ट मैं है. कह दूं, एक बात कह दूं, ये नहीं होना ज्यादा बेटर है, रहने से ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आप अगर वाइवा में आप जाते हो, जैसे इंटर किए एलएम खान सर का बेटा, अरे ये तो जवाब बहुत, बंगाल का स्टूडेंट आया अब जवाब देगा, आओ
बोलो तो सीधा वो हाई लेवल से स्टार्ट करते, तो वो ज्यादा डेंजरस है कि एक आम स्टूडेंट समझिए हम इतना ही पढ़ के कर रहे हैं। हाँ तो तो मैं बता रही थी फेलियर की बात रही, तो स्ट्रगल रियल ही रहता है, और मेरे साथ बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप नया क्लिनिक खड़ा कर लें, पेरेंट्स में कोई नहीं, हायरार्की में कोई डॉक्टर नहीं, कोई बताने पढ़ाने वाला नहीं, ऐसा कोई मेंटोर नहीं। और ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है कि गए सीख लिए, ऐसा यूपी में नहीं है, आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, आपका मर्जी आप चले जाओ देख लो, है ना। ऐसा हर जगह नहीं है, हर जगह आपको गुरु मिले, मेंटोर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल। रही बात फेलियर केसेस की, तो एक टाइम था कि मुझसे सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, मुझे किसी ने बता दिया कि आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है छींकों में। 3 केस सही हुए, चौथा सही नहीं हुआ, 5वां सही नहीं हुआ, 6ठा सही नहीं हुआ। फिर क्या किया, किसी से पूछा, जो भी मिल गया उसको पकड़ के पूछ लिया। कभी नहीं सोचा कि मेरा कलीग है या मेरा जूनियर है। एक मेरी जूनियर थी, छींक 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 छींक, अब मैं उसको आर्सेनिक एल्बम दी, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर आ गई एक ग्राफिया म्यूटेंस थी, थोड़ा ठीक हो गया, उसके बाद फिर आ गई। मैं बोला भैया तू जहां चाह वहां दिखा। ठीक है, तो वो किसी सीनियर होम्योपैथ के पास गई और उन्होंने उसको मेडिसिन दिया, काली काली दूध, और सिर्फ एक सिम्टम पर दिया। जब वो कमरे में आती थी ना तो ठीक ठीक हो जाती। मैंने मिस कर दिया, और क्लोज्ड रूम एमिलेशन से उन्होंने काली ग्रुप, आई गेस काली कार्ब दिया, एक डोज में ठीक हो गया। मैंने सीख लिया, जूनियर थी कोई बात नहीं, इज्जत का फालूदा हुआ चलेगा, बिल्कुल। पर मैं अभी कभी मिस नहीं करूं। मेरे पास एक पेशेंट थी पीसीओडी की, मैं बहुत हिट एंड ट्रायल किए एमडी के टाइम में। बच्चों को ऐसा लगता था कि डॉक्टर अनंत तो बहुत अच्छी दवाई देती है, और क्या है और क्या है। खूब फायदा उठाया, खूब पेशेंट देखे, खूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। पीसीओडी लेके आती थी, राइट साइड में पीसीओडी है, लेफ्ट साइड में दर्द बताती थी। मैंने बोला अभी से रिपोर्टरी में ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, रूब्रिक बनाऊं तो क्या बनाऊं। मुझे बोलती थी यहाँ दर्द है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखो तो राइट साइड में पीसीओडी है, लेफ्ट साइड में दर्द। सब दवाई ट्राई कर ली, कुछ काम नहीं है। डॉक्टर वैशम पायन सर करके हैं, डॉक्टर शैलेंद्र वैशम पायन, मुंबई के बहुत लीडिंग प्रैक्टिशनर है, डीवाई पाटिल में गेस्ट लेक्चर की तरह आते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स करते हैं, मतलब इज एन इंटरनेशनल स्पीकर। और इतना टाइम नहीं रहता उनके पास, अगर तुम चलते चलते उनको अगर तुम सीढ़ियों पे धड़ 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 पकड़ लोगे ना तो तुम्हें 10-15 सेकंड मिल जाएंगे, नहीं तो गए। मैंने एक दिन उनको सीढ़ियों पे पकड़ लिया लाइब्रेरी से निकलते। मैंने जल्दी जल्दी बोला, मैंने कहा सर एक पीसीओडी की पेशेंट है और 21 साल की है, राइट साइड में पीसीओडी है, लेफ्ट साइड में दर्द बताती है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। मुझे बोला बस इग्निशिया दे दो। मैं बोला क्यों दे दो इग्निशिया? उन्होंने बोला कॉन्ट्रडिक्शन है ना, राइट साइड में तकलीफ है, राइट साइड में तकलीफ होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में तकलीफ बता रही। और उन्होंने कहा ले जा ले जा ले जा ले जा, गए वो सर। मैं सोचती रह गई, सर पार कर गए। आई लर्न दिस, आप कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स मिलते हैं, मैं मिस नहीं करती हूँ व्हाट आई लर्न। वो तो पेशेंट ठीक हुई, जूनियर्स में तो वाह वाह हुई, पीसीओडी ठीक हुआ, दिस आई लर्न। तो जहां से मिले, जैसे मिले वहां से सीख लेना चाहिए। कोई आपके पास आके बोल रहा है, हम लोग होम्योपैथ का क्या रहता है ना, लड़ाई झगड़े करा लो हमसे, है ना, कुछ भी करा लो, अरे नहीं तुम गलत हो तुम सही हो ना, भाई सामने वाले की सुनो। वो हो सकता है कि 10 बातों में बहुत सारी बातें ऐसी बोलेगा जो बेकार है, पर 2 बातें कुछ तो भी ऐसी बोलेगा जो आपको काम कर जाए, आपको बस वही पकड़ना। इसीलिए आई एम ऑलवेज ओपन टू डिस्कशंस। मेरे जूनियर स्टूडेंट्स पेशेंट्स आके सिखा जाते हैं, हम सीख लेते हैं, कोई बात नहीं। मेरे तो कलीग्स हैं, माय कलीग डॉक्टर वंश, कितने मदर टीचर बताते हैं मुझे। आज मैंने वो कौन सी थी अभी, बोहरविया दिलवा दी मेरे से, हमने दे दी बोहरविया, भाई दे रहे सीख रहे, नहीं काम करेगी तो कुछ और सोचेंगे, दोस्त ने बताया है तो। सो मेनी कलीग्स, सो आई लर्न फ्रॉम एवरीवन। और आजकल तो आई एम सो थैंकफुल टू इंस्टाग्राम, डॉक्टर रंजन दिलसारे, डॉक्टर अभिषेक जोशी बॉस, डॉक्टर अमित निम्बोरकर बॉस, और डॉक्टर मनीष यादव बॉस, डॉक्टर प्रवीण पेंटे बॉस। अरे लोग इंस्टाग्राम पे इतना कुछ डालते हैं ना, और आप इन्हें कॉल करो मैसेज करो जवाब आता है। सो लर्निंग हैज बिकम सो मच इजी दीस डेज, आई मस्ट से। तो फेलियर है, अच्छी बात है, पूछ लेने का, ईगो साइड में रखने का। जिस जो ईगो रखेगा वो सीख नहीं पाएगा, कभी नहीं। ईगो साइड में रखने का। नन्हे बच्चे अभी पैदा हुए, अभी मिकोनियम पास किया है, तो हमको बता दो, हम ले लेंगे, स्पंज की तरह है, एब्जॉर्ब कर लेंगे, एज सिंपल एज। बिल्कुल। तो वो चीज ये हम लोग डेली पापा से यही सुनते हैं। ये मत सोचो कि हाँ तुम जानते हो, एक ये होता है ना, कुछ यूनिक सीखता है तो इंसान के अंदर वो आ जाता है, वाह आज जो सीखे ये किसी को नहीं पता। तो ये पापा हमेशा कहते हैं, ये इसमें मत रहना, हर दिन नया कुछ ना कुछ आदमी को सीखते रहना चाहिए, कि कहीं से भी वो तुम्हारे ऊपर है कि हम सीख रहे।
अब वो सही सीख रहे क्या गलत है ये हम खुद जज करेंगे कि ये मेरा बुक से मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा नहीं हो रहा, हाँ ठीक है फेलियर हो गया। और ये क्वेश्चन, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट केस ऐसा रहा, ऐसा केस जो आपको खुद ऐसा लगा कि मतलब कि अरे यार ये इतना टफ था, इतना डेंजर था, कितना इजीली हो गया, या फिर जो केस बहुत ही हाँ सीरियस केस हो जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं हो कि हाँ कि हम सिर्फ इसमें सिर्फ पैलिएशन दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छा उस पर मिल गया, ऐसा कोई केस जो आपको याद रह गया हो? ऐसे यूजुअली बहुत सारे केसेस होंगे, और मैं ऐसा हवाई तीर बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने कैंसर एक डोज में ठीक कर दिया और मैं डायबिटीज का भी रिवर्सल कर देती हूँ। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मेरे पास एक्यूट केसेस आते हैं, तो जहाँ मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ वहां मुझे सब लोग फैमिली डॉक्टर की तरह ही मानते हैं, मतलब होम्योपैथ की तरह नहीं मानते, फैमिली डॉक्टर की तरह मानते। मतलब टेटनस का इंजेक्शन लेने से लेके, दवाई पट्टी करने से लेके, होम्योपैथिक मेडिसिन लेके, कार में बिठा के टर्शरी सेंटर, हाई हॉस्पिटल लेके जाने तक सारा काम करते। ओके, तो ये तो कहना ही बेकार है कि मतलब मैं सिर्फ यही केस ठीक करती हूँ या मेरे पास बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आई टेल यू एक केस इसी साल आया था। मेरे पास एक पेशेंट इनफर्टिलिटी की थी, एंड शी गॉट मैरिड 10 years ago। IVF, IUI सब फेल। मोस्टली इनफर्टिलिटी के केसेस विच आई हैव ट्रीटेड, दे गिव मी इमेंस प्लेजर और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स रहते हैं। उसका रीजन एक ये भी है कि जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स का डिलीवरी होती है, व्हेन यू होल्ड द बेबी, दैट फीलिंग, आपको नामकरण में बुलाया जाता है, यू डू द तिलक ऑफ द बेबी, आप नाम रखते हैं, तो वो फील बहुत वंडरफुल है, तो वो एक मिरेकल से कम नहीं है। तो पेशेंट IUI, IVF सब करा के आ चुकी थी, 10 years ऑफ इनफर्टिलिटी, और मेरे पास 13th डे ऑफ साइकिल पे आई। तो मैंने उसको बोला कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो नेक्स्ट साइकिल से शुरू करेंगे। पूरा केस लिया, और मैंने उसको, ये भी नहीं याद है मुझे क्या सोचा, मैंने केस लिया, मैंने उसे इग्निशिया 10M दी। देयर वाज लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस थे, लोग क्या कहेंगे, घर वालों ने ऐसे कर लिया, हस्बैंड की दूसरी शादी हुई थी, इतना डिसअपॉइंटमेंट, इतना सप्रेशन, इतना ज्यादा था। बट शी वाज वेरी एम्बिशियस, मतलब होप थी उसमें, अगर वो और सप्रेस स्टेट में अगर नीचे की तरफ चली गई होती, आई वुड हैव थिंक ऑफ स्टेफ, पर स्टेफ नहीं था। जनरली मैच विद इग्निशिया, मैंने इग्निशिया 10M, और उस टाइम में मैं नया नया जोश चला था ये सारकोड्स देने का, है ना, डॉक्टर गौरव गायकवाड़ की बुक भी निकली थी ना बॉस की। मैंने बोला और फॉलिकुलाइनम 30 खाओ बेड टाइम रोज, जैसे क्योंकि पर्चे पे लिख के देना था, तो प्लेसिबो नहीं दी, फॉलिकुलाइनम। ओके, फिर उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने उसे 13 तारीख को दवाई दी, उसकी LMP जो थी वो 2 तारीख की। मेरे पास अगली तारीख को 18 तारीख को कॉल आया कि डॉक्टर साहब हमें वो चाहिए अपॉइंटमेंट। अब मैं सोचूं यार फिर ये मिड साइकिल में आ रही है, जब मैंने उसको बोला था कि पीरियड के सेकंड डे आना, तो कम से कम मैं इसका हार्मोनल ऐसे करा पाऊँ, एक बार देख पाऊँ। हाँ। आ गए। आई फेल्ट सो स्टूपिड, उसके सामने, पता है मैं पेशेंट के सामने ना पर्चा निकलवा रही थी, हाँ भी लाओ इसका पर्चा लाओ, और पेशेंट ऐसे बैठी है बोध की तरह। तो मैंने बोला क्या हो गया, तो उसने मुझे बैग से मिठाई का डिब्बा और प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाई, बोली डॉक्टर साहब आप मासी बन रहे। तो आई मीन मैं, मतलब वो फीलिंग ऐसी है कि मेरी आंखों में ना आंसू थे, बीइंग अ फिजिशियन, इस चेयर पे बैठ के, यू शुड नॉट बी इमोशनल, है ना, यू शुड बी जस्ट अ डॉक्टर। आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ कि कोई 10 साल से स्ट्रगल कर रहा है, 5-7 लाख रुपए लगा चुका, फैमिली की होप एकदम खत्म हो गई। शी जस्ट गॉट डिलीवर्ड लास्ट मंथ, तो मैंने कल भी पेड़े खाए, बिकॉज बेबी बॉय केम होम, तो मैंने कल भी पेड़े खाए, सेम तब भी पेड़े खाए थे, आज भी पेड़े खाए थे। तो इनफर्टिलिटी के केसेस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं और बहुत मिरेकुलस होते हैं। डेफिनेटली आप कैंसर ट्रीट कर दे, पैलिएट कर दे, पेशेंट बेटर कर दे, हम लोग सब कर देते हैं। मेरे पास एक 80-year-old लेडी थी, मैं बताती हूँ, उसको UTI रहता था और उसको पस सेल्स 1000 रहते थे। मैंने अपनी लाइफ में कभी 1000 पस सेल्स नहीं देखी। 1200, 1300, 1400 इंजेक्शन लगते थे सिप्लॉक्स के, इंजेक्शन भी मैं ही लगाती थी। एक दिन मैंने उनको बोला, मैं बोला शी वाज अ क्रिश्चियन, मैंने बोला आंटी आप एक बार होम्योपैथी ट्राई करो ना। और नई नई प्रैक्टिस थी, कुछ भी ऐसा बड़ा बवाल नहीं था, नई नई प्रैक्टिस थी। तो आंटी बोली ठीक दे दो, उसकी बेटी को भी दे दो। मैंने उसे कैंथरस 30 में दी, शुरू करी, जो कि एक नॉर्मल BHMS पास आउट स्टूडेंट करता है, और बीच में पायरोजिनम 1M में दे दिया था, जब वो उसका बेटर आया। वो पस सेल्स 1 पे आ गए, पर यूरिन का इनकॉन्टिनेंस नहीं किया, बार बार यूरिन को जाता, बार बार यूरिन को जाता, बार बार। अब बार बार यूरिन को जाती थी, पेशेंट का फेथ भी बन गया होम्योपैथी में, 80 years की भी है वो। हमने सोचा कॉस्टिकम दे लेते हैं, सॉलिड एगोस होने का कुछ तो भी लग जाएगा, उसको आराम हो जाए।
देन आई रियलाइज कि एक होम्योपैथ की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे पास एक लिमिटेशन होती है, और वो लिमिटेशन होती है सेनाइल और पैथोलॉजिकल चेंजेस। उसका एब्डोमेन, उसका यूट्रस उसके ब्लैडर पे जोर मारता था और उसको बार बार इनकॉन्फिडेंस। दिस आई लर्न लोगों से बात करके, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाले डॉक्टर से बात करके। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, पेट पे दुपट्टा बांधने को बोलो सारा दिन और बोलना रात को खोलो। पेशेंट डायबिटिक भी नहीं है। मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने बोला आंटी एक काम करो, दुपट्टा लो, दुपट्टा पेट पे बांधो और दिन भर बांध के रखो नीचे के हिस्से पेल्विस में टाइट करके। बोली नहीं ऐसा है वैसा है। मैंने कहा आप मेरी बात मानो और कुछ करो। कैन यू बिलीव, बिना दवाई के ठीक हो गया। बिल्कुल। सो दिस इज सम लिमिटेशन कि अगर हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पेशेंट को और भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक केस मैं और बताती हूँ आपको। एक 5 year old गर्ल आई मेरे पास, खांसे जा रही। उसकी माँ बोली जैसे ये लेटती है खांसने लगती है, बहुत ही कॉमन है, बहुत सबको मिलता होगा। सो जाती है तो खांसी ठीक हो जाती है, अगर इसकी नींद लग गई तो खांसी ठीक हो जाएगी। और हेडेक भी होता है इसे खांसी के साथ, बहुत ब्राइनिया जैसा लग रहा था मुझे। तो अगर आप रिपोर्टरी खोलेंगे, कंप्लीट रिपोर्टरी में कॉफ खोलेंगे, लाइन एग्रीवेट के साथ एक छोटा सा सब रूब्रिक है स्लीप एमिलिएट। मैंने उसे सिर्फ काली बाई दी एक डोज, और मैंने बोला यही बिठाओ जब तक मैं 2-4 पेशेंट्स। वो अलहमदुलिल्लाह उसके बाद खांसी नहीं। मैंने उसको बोला खांसेगी, साल में 1-2 बार नॉर्मल बच्चों को स्कूल जाके होता है, होगा। तो यू नो रेमेडी कम्स कहीं से भी, मटीरिया मेडिका से, रिपोर्टरी से, आपकी नॉलेज से, कभी किसी सीनियर को देखा हो उससे, और कभी कभी ऑब्जर्वेशन से। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि हम होम्योपैथ को रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। एक वो भी ट्रेंड चला था ना प्रैक्टिस का, ऐसे बैठी है तो सेपिया होगी, ऐसे बैठा है तो सल्फर होगा, ऐसे बैठा तो आसन। वी शुड नॉट फिक्स टू दैट। जिन लोगों ने वो बात कही है उनकी प्रैक्टिस 30 साल 40 साल पुरानी हो गई। वो उसके साथ कुछ और भी देखते हैं, और बिल्ली ने शेर पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, इस बात को मान लीजिए, बुरा लगे तो लगे। बिल्ली ने शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, उन्होंने आपको ये बताया ही नहीं कि उन्हें कैसे पता कि वो सेकिया बेचे। सो इट हैपेंस लाइक दिस। तो आपको जहां से मिले आप वहां से मिले, फेल हो पूछ कोई बात नहीं। हाँ। और ये जो आपने कहा है कि जैसे ऐसा बैठे तो सीपीआई, तो इसके बारे आपने ये भी उसके साथ भी बहुत अच्छी बात बोली कि जो टीचर वो बोलते तो मत सोचो कि वो ये बैठा है तो सीपीआई ही होगा, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, लोग क्या सोचते हैं। जैसे कि पापा के गुरु थे डॉक्टर ज्ञान मुजिमदार साहब। पापा कहते हैं अगर मेरे, जैसे आपने उस वक्त भी कहा कि सबके टीचर वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, सबको गुड लक वैसा नहीं हो पाता। तो पापा का भी यही कहना कि अगर मेरे लाइफ में डॉक्टर ज्ञान मुजिमदार साहब नहीं आते तो आज हम डॉक्टर एलएम खान नहीं हो पाते, कभी नहीं। आज जो भी मेरा नाम है, जैसी भी प्रैक्टिस है, ओनली ड्यू टू डॉक्टर ज्ञान मुजिमदार साहब। तो इसी बेसिस पे एक छोटा सा केस मैं डिस्कस करूंगा कि ज्ञान जितने फेलियर केस यहाँ के जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर एसपी दे, डॉक्टर जेएन कांजीलाल, भोलानाथ चक्रवर्ती सर, इन सब के फेलियर केसेस वो जाते थे डॉक्टर ज्ञान मुजिमदार साहब के पास। और ये ईगो वाली बात, इतने बड़े टीचर होके उन लोग की ईगो नहीं रहती थी, अपने फेलियर केस लेके उनके पास जाते थे। एक पेशेंट आया, बहुत ही बीमार था, स्ट्रेचर पे लेके आया ज्ञान मुजिमदार साहब के पास, वहां पर रखा गया सर के पास, और पापा असिस्ट करते थे उनको। तो पापा के साथ वो गए, देखे पेशेंट को, कंटिन्यूसली देखे जा रहे पेशेंट को। बहुत देरी, हाफ एन आवर सिर्फ पेशेंट को ऑन ऑब्जर्वेशन। पेशेंट बोलने के कंडीशन में नहीं था, अनकॉन्शियस था, कुछ भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं था। वो आज हाफ एन आवर देखते देखते उन्होंने कहा कि इसको ब्राइनिया 30 दो, इसको ब्राइनिया दो। वो क्या देखे, वहां तो पापा नहीं समझ सके कि ब्राइनिया इन्होंने क्यों दिया, वो क्या देखे। तो अब फिर पापा गए, क्योंकि पहले के टीचर लोग के अंदर वो रिस्पेक्ट भी रहता था कि अपने गुरु से क्या देखे, आप हमको बता दिया, आज हम सीख ले। हाँ, वो खुद पूछे तुम्हें समझ नहीं आया ब्रेनिया? तो बोले नहीं सर। बोले देखे नहीं पेशेंट को कि जब खिड़की पे हवा चल रही थी, पर्दे हिल रहे थे, तो वो आवाज निकाल रहा था। यानी कि अपने मोशन से नहीं, एनी मोशन, कहीं की भी मोशन हो रही है उसको एग्रीवेशन हो रहा है। ऑन दैट बेसिस वो पेशेंट को वहीं पर ब्राइनिया दिया गया। अब पेशेंट कॉन्शियस लेवल पे वो आ गया उसी वक्त। तो यही बात है कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या समझ रहे, कि हम लोग उतनी दूर तक बैकग्राउंड नहीं समझ पाते, हमको नहीं, उनका क्या एक्सपीरियंस। वो डबल एफआरसीएस
लंदन से करके आए थे। स्टूडेंट, उनके फैमिली, उनके फूफा एनएम चौधरी, उनके, हाँ, उनके फादर प्रताप मुजुमदार साहब, वो स्टडी किए HCLN से। उस बैकग्राउंड के स्टूडेंट, वो एलोपैथिक्स पढ़ने वाले, उनके हाथ में वो एग्जाम दे रहे थे FRCS का, तो उनके हाथ में पेन उठा, तो उनके फादर कहे कि आप लंदन में काम करो, वहां क्लार्क साहब है, आप वहां जाके दिखला लो। वो उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और एक एलोपैथ चेंज है, होम्योपैथ पूरा उसका, तो कहाँ वो उनका विजन है, कहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब कोई नहीं समझ पाता है। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एक्यूट केसेस में कैसे अप्रोच, जैसे कि आपने कहा कि एक्यूट केसेस मेरे पास ज्यादा आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक होम्योपैथ फैमिली डॉक्टर बहुत कम होता है, जो आप है, बहुत ही कम। आदमी का ये मिजाज ही रहता है कि एलोपैथ वाले लोग, हाँ, कि जल्दी ठीक करना है तो एलोपैथिक खा लो। ये बहुत कम है कि होम्योपैथ को एक्यूट केसेस में अप्रोच किया जाता है, बुलाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो आपका क्या अप्रोच रहता है इस पे? मैं बताऊंगी, एक छोटा सा केस बताती हूँ। मेरे पास ना एक पिछले साल की बात है, 1 डेढ़ साल पहले की बात है। एक माँ और नानी अपनी बच्ची को लेके आई, और बच्ची 9 दिन की बच्ची, मतलब आलू जैसी दिख रही थी। आलू जैसा होता है ना, 9 दिन का बच्चा, कपड़े में ऐसे गुदड़ में लपेटा हुआ, और इतना रोए जाए, मतलब बिल्कुल हंगामा पूरा खड़ा कर लिया। और रात का 11:30 बजे घर ही ले आई। बोली तो बहुत रो रही है। तो मैंने बोला हॉस्पिटल लेके जाओ, रो रही है तो। 9 दिन का बच्चा, क्या देखूं मैं, कोई पैथोलॉजी भी हो सकती है ना, कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। बोले भाई हम तो छत्तीसगढ़ से है, सिर्फ होम्योपैथी खाते, हमें होम्योपैथी आप ही के डॉक्टर का पता चला। सुबह तक तो ये पता नहीं क्या करती है, आप ही भैया इसको दवाई दे। अब वो बोली, और मैं खाना खाने जा रही थी, तो मैंने बोला अच्छा पहले इसी को देख लेती हूँ क्या हो गया। देखा तो इतना दहाड़ रही, इतना तेज चिल्ला रही थी वो, कि उस 9 दिन की बच्ची ने सारा घर सर पे उठा। मैंने उसे एग्जामिन किया, कुछ मिला नहीं। पेट पे ऐसा कुछ करके भी देखा, पेशेंट को दिखाना भी पड़ता है कि भैया नया डॉक्टर है, ये जो मैं पास किया है, एग्जामिन कर रहा है, देखो थोड़ा बहुत तो। मैंने पैर की चोट में भी स्टेथोस्कोप लगाया है, जस्ट फॉर द पेशेंट के, उसके लिए चेक करने के लिए। करना चाहिए, जो दिखता है वही दिखता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल बिजनेस टिप। मुझे भाई कुछ समझ में नहीं आया कि इस बच्ची को क्या हो। अब 9 दिन की बच्ची है, मैं दवाई दूं तो कैसे दूं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। पेट का दर्द था नॉर्मल, मैंने सब एक जैसे देखे। कोलोसिंस 1 ml, पानी भी दे नहीं सकते बच्चे को। मैंने उसकी माँ को एक कप दिया, मैंने कहा तुम इसमें ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हो तो निकालो, और बच्चे की नाभि पे कोलोसिंस 1 ml डाल दिया। मैंने बोला ये लो कप, इसमें तुम ब्रेस्ट मिल्क निकालो, और दवाई पहले ही डाल दी, और मैं बोला इसको पिलाना शुरू कर। मैंने बोला मैं खाना खा, मैंने बोला ठीक है और मुझे बताना। मतलब मैंने उन्हें जाने को कहा कि दवाई दे दी जाओ। तो बोली नहीं हम तो यही है जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगी। रात का 11:30 बजे मैं अकेली थी। बैठ जा, मैं किचन में गई, दस्तरखान लगाया, चुपचाप अकेले बैठी था। और वो बच्ची रोए जा रही, उसने ब्रेस्ट मिल्क निकाला। मैंने बोला हर 5 मिनट पे चम्मच से थोड़ा देना, हर 5 मिनट पे। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स के बाद वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। तो उस माँ ने मुझे कहा कि आप इस कप में, ये कप आपका है, पर इसमें मुझे और थोड़ी दवाई दे दो, रात में उठेगी तो मैं यही वाली दवाई उसे दोबारा दी। उनके पास एक फेथ था होम्योपैथी का, एक फेथ और बिल्डअप हो गया। उन्होंने 4-5 लोगों को ये बताया भी होगा कि रात में वो इमरजेंसी कंडीशन में गए थे, शायद अस्पताल लेके जाते तो डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड होता, ये होता, और शायद वो सिर्फ कोली की पेन था। आई वुड लाइक टू टेल जो भी यहाँ पे बड़ी होम्योपैथ है, अगर कोई रोता हुआ बच्चा आए तो उसका कान और पेट देखना, बाकी चीजें बात। एक कान जरूर चेक करना। मैंने टॉर्च मार के उस बच्चे का कान देखा, कभी कभी बच्चों का कान बहता है और पेट में दर्द होता है, कोलिक, और बच्चों को कोई ऐसी तकलीफ नहीं। तो दैट्स हाउ यू डेवलप अ केस। तो अगर आपके पास कोई भी एक्यूट केस आएगा ना, तो बैठ के बिल्कुल नहीं पूछते उसको कि तुमको सपने कैसे आते हैं, तुमको डर किस बात से लगता है, तुम मीठा खाते हो या नहीं खाते हो। वो एक्यूट में आया है। एफोरिज्म 73, 72 देखेंगे ना, तो उसमें एक्यूट की अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिजल्ट ऑफ रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ डीअरेंज वाइटल फोर्स। अभी का अभी हुआ, कुछ हाल फिलहाल की बात है, एकदम ताजा गर्म है एकदम मामला। तुम ठीक कर दोगे तो अपने आप भी हेल्थ में चला जाएगा, नहीं होगा तो डेथ में चला जाएगा, पर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। ईदर दे रिजल्टिंग इनटू रिकवरी, क्यूर, और इनटू डेथ। सिंपल। एक्यूट है, एक्यूट में सिर्फ 3 चीजें देखें, कुछ ना देखे, सिर्फ 3 चीजें देखें। 3 P है, प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट। बस प्रेजेंट देखें कि ऑब्वियस आपको क्या दिख रहा है। पेशेंट को दिख रहा है दर्द है, तकलीफ है, रेडनेस है, क्या है।
परसिस्टेंट है, कितने टाइम से है, ओडीपी देख ले, नहा के हुआ, प्रेस करके हुआ, स्विमिंग पूल में, स्कूल जाता है, घर में किसी को हुआ था, कॉलेज में डांट पड़ी, कुछ हुआ, परसिस्टेंट देख लो। और प्रीडोमिनेंट देख लो, प्रीडोमिनेंट में आपको जनरल्स मिल जाते हैं। जैसे आपने बताया कि ब्राइनिया में हवा चलने से होता है, मैंने पेशेंट को देखा है, वो दिखा तो रहा है, तुमको उससे पूछने की जरूरत ही क्या है, उसको पूछो क्या कर रहे हैं, आराम मिल रहा है, इससे इससे बहुत आराम मिल रहा है, इससे आराम मिल रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ यहाँ पे, हाँ, मैंने कहा अरे तुम अभी तो इतनी जोर जोर से दबा रहे थे, मैंने ऐसे किया तो उन्होंने बोला छुरी से आराम मिल रहा है, ऐसे जोर जोर से करो ना, ऐसे जोर जोर से करो ना तो आराम मिलता है। रेमेडीज चाइना, चाइना, आप समझ रहे, चाइना में ये पैथोफिजियोलॉजी है कि देखो देखो भाई, तुम्हें अगर डीप टर्म रिलेशन बनाने, यारी दोस्ती पक्की वाली करनी है तो आई मीन, ये थोड़े दिन के फ्लेइंग 2-4 हफ्ते के भाई वैसे है ना। तो इसीलिए क्या है, टच करने पे टेंडरनेस, रेडनेस ऑफ पार्ट है, पैथोफिजियोलॉजिकली है ना। और जोर से दबाया, जोर से प्रेशर दबाया, हमें ले रही है ना। तो अगर कोई ये कह दे कि डॉक्टर अनम ने ना जोर से दबाने पे चाइना दे दिया था या यूं बैठा था, तो डॉक्टर अनम बेवकूफ नहीं, आप बेवकूफ बन जाए। आप किताब खोलिए एक बार, ब्लैकवुड मटीरिया मेडिका पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, तो आपको इसका पता चल जाए। वहीं पर जैसे हम फॉस्फोरस देखते हैं ना ऐसे गले में, बहुत सुपरफिशियल है, आप समझे, बहुत हल्के से है, डीप किसी से भी नहीं है ना। इसीलिए उसमें इस तरह के ऐसे मोडालिटीज मिलते हैं। तो आप सिर्फ 3 चीजें देखिए, प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट देखिए, जनरलिटीज को उसमें ऐड कर लीजिए, जनरलिटीज बहुत आराम से मिल जाती है, पेशेंट खुद बताता है गर्म चाय पी लेती हूँ, इस अल्सर में बहुत आराम मिल जाता है मुझे, बहुत तेज अपेथे अल्सर है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। वो कह रही है गर्म चाय से आराम मिल रहा है, अल्सर में गर्म चाय से आराम मिल रहा है, 8 से निकाल दो, 1 M देने का, छुट्टी खत्म, इतने लंबे टाइम से। वीट को रोक लेने का, ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है, मैनेजमेंट साथ में देने, पेशेंट को साथ में बताने का कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको बिल्कुल फैमिली डॉक्टर बिल्कुल। बनना है, आपको होम्योपैथ बन के नहीं रहना है, दूध नहीं पीना है, और रोटी बंद कर दो, दही और चावल खाओ सिर्फ, फ्रेश फ्रूट्स 3 दिन के बाद बताओ, पेशेंट ठीक हो जाए। पेशेंट खुद बताता है मोडालिटी, डिस्पोजिशन खुद बताता है कि वैसे तो बहुत प्लेफुल है ना, तो जब से कॉलेज से आया सर पकड़ के पड़ा हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सर दर्द बताए जा रहा है, सोए जा रहा है उठे जा रहा है, सोए जा रहा है उठे जा रहा है। क्या हुआ था कॉलेज में, कुछ भी नहीं, अभी नए नए कॉलेज खुले ना, धूप में आना जाना है, कैल्शियम, सिंपल। सर का दर्द है, एक चीज प्रेजेंट कंप्लेन, उसमें परसिस्टेंट देख लो, लगातार कॉलेज की वजह से है, सन एक्सपोजर, और पेशेंट ड्राउजी है, डल है, सोए जा रहा है, सिंपल। होम्योपैथी इज वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड हमने कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। या वो चीज, तो अक्यूट में बस इतना ही देखना चाहिए, जो हाँ। मिल रहा है वो ले लो पेशेंट से, आप ज्यादा उसमें कोरा करोगे, एक्यूट हम्म। क्रॉनिक को मिक्स मत करो। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि पूछते हैं और कोई दिक्कत है आपको, आपको फैमिली हिस्ट्री है कुछ, अच्छा डायबिटीज भी थी, अच्छा निमोनिया रहा है, तो आप मिक्स कर देंगे तो आपको सिर्फ खिचड़ा हलीम और बिरयानी ही मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं मिल सकता। सो यू कीप इट वेरी सिंपल, आपको जैसा केस आए आप वैसा ले लीजिए। और ये जो एक्यूट वाली जो बात है, इसीलिए हेनेमन ने अफोरिज्म 2 में ये बात कह दी है। जैसे आपने कहा कि जल्दी उतना टाइम लेना नहीं है, तो हेनेमन ये जो रैपिड वर्ड जो यूज किए हैं, ये स्पेसिफिक क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट दोनों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्यूट केस के लिए है। एक्यूट के लिए कि पेशेंट आए, आपको जल्दी ठीक करना। यही अगर गलती आप क्रॉनिक में करिएगा तो पेशेंट खराब हो जाएगा। और हाँ, और ये जो चाइना वाली आपने जो केस बताया, एक डॉक्टर केंट के राइटिंग में भी है, एक लेडी रहती थी, वो नॉर्मल शू पहनती थी, तो उसमें टच होता था उसको तकलीफ होता था, तो उसने हील हील की जो बैक होती है वो हार्ड प्रेशर देता था, वो पहन के जाती थी, उससे उनको आराम मिलती थी हील में। और डॉक्टर केंट ने 70 एम प्रिस्क्राइब किया था उसमें। तो हम लोग एक रिस्ट्रिक्टेड, ये हम लोग को नहीं रहना चाहिए सिर्फ 1 M 10 M। ये रेयर पोटेंसी भी, जो बड़े राइटर्स हैं उनकी जो अपनी राइटिंग है और उनकी अपनी जो पोटेंसी होती है, उसकी भी अलग ब्यूटी होती है। जैसे हेनेमन ने बहुत केसेस में 3 दिया है, 6 दिया। मैंने पापा को कभी भी एसिड फॉस 18 से ऊपर नहीं देते हुए देखा, 18 स्पेसिफिक उनका। इतना मार्वेलस रिजल्ट 18 का था। पापा ने 30 दिया, फेल हो जा रहा है, 18 दिया, वो काम कर गया। तो ये भी एक लर्निंग, जो बड़े बड़े राइटर्स की केसेस होती है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है। और
एक लास्ट मुझे क्वेश्चन मैं आपसे, कॉन्फ्रेंस में जाना है। हाँ प्लीज, क्या हाँ हम हाँ हमसे नहीं, सम अप कर सकते हैं अच्छा अच्छा, प्लीज? एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ, ऑर्गेनन पॉइंट ऑफ व्यू आपके, चाहे प्रिस्क्रिप्शन में ऑफ, चाहे पढ़ने, ऑर्गेनन इन प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट ऑफ व्यू, रोल ऑर्गेनन का क्या है? मुझे लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑर्गेनन के बिना होम्योपैथी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप साइन एंड बस यही सिम्टम पे सुनना दवाई था। दे सकते हैं, और ऑर्गेनन का एस्पेक्ट इतना प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल है कि मैं बस आपको क्या बताऊं। पेशेंट आके बैठा, आपने केस लिया, ऑर्गेनल में उसके लिए भी 83 से 104 तक है कि आपको केस कैसे लेना है। मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, ठीक है? आपने पेशेंट को पूछा, अच्छा इस वजह से हुआ, बाहर का खाना खा के तबीयत खराब हो जाती है, आपने उसमें कॉजेज निकाले, तो आपने फंडामेंटल बेसिक कॉजेज, आपने एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज निकाले, है ना? आपने वहां पे ऑर्गेनल का इस्तेमाल किया। आपने वहां पे क्या जरूरी है, आपको क्या ट्रीट करना है, वहां आपने ऑर्गेनल लगाई। नॉलेज ऑफ फिजिशियन लिया, आपने वहां पे लगाई। नॉलेज ऑफ मेडिसिन, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, एफोरिज्म 71, आपने ऑर्गेनल लगा ली। मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है, कि क्यों एकोनाइट में या बेलाडोना में चेहरा इतना लाल है, टर्मोइल क्यों है, एफोरिज्म 105 से लेके 145 तक है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लगाई आपने उस जमाने में, कि केस आपका एक्यूट है, क्रॉनिक है, क्लासिफिकेशन क्या है, 72 से लेके 80 तक, आपने वो वाला एफोरिज्म इस्तेमाल किया। ड्रग प्रूविंग लिया आपने, तो आपने वहां भी ऑर्गेनल का इस्तेमाल किया। मेडिसिन को कैसे देना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, डोजेस, वाह, रिपीटिशन, पोसोलॉजी 146 से लेके 261 तक आपने इस्तेमाल कर लिया। आपको साथ में बताना है, ये खाओ मत खाओ, नमक मत खाओ, हाइपरटेंशन में मीठा मत खाओ। आपने डाइट रिजिम लिया, 263 262 यूज कर लिया आपने। मेडिसिन है आपके पास, बना के देनी है, पोटेंटाइजेशन करना है, टाइट्रेशन करना है, क्या करना है, 267 269 यूज किया आपने। दवाई को देना है, पेशेंट को समझाना है, मैग्नेटिज्म यूज करना है, नई रेयर ड्रग्स यूज करना है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना ऑर्गेनल के। बिल्कुल, अगर आप फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे तो आपको ऑर्गेनल ही निकालेंगे। तो बिना ऑर्गेनल के होम्योपैथी नहीं हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि 15 दिन में होम्योपैथिक डॉक्टर बने, किताब पढ़ के, एक हिंदी वाली किताब थी, ऐप थी, वो थी। आप बेशक बता सकते हैं, एकोनाइट बेलाडोना देख के आप बिल्कुल बता सकते हैं, पेशेंट ठीक भी कर सकते हैं, कौन सी दवाई कहाँ देनी है आप दे सकते हैं, कौन सी दवाई कहाँ नहीं देनी है ये आप नहीं बता सकते। वाह, आप अपनी लिमिटेशंस नहीं देख सकते, आप सही अप्रोच नहीं कर सकते, आप पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट नहीं दे सकते। आप सिर्फ सिम्टम्स, आपने देखा ना कितने लोग होते हैं, हाँ जलसीनियम खा लो ठीक हो जाएगा, हाँ एकोनाइट खा लो। एकोनाइट तो इतनी अब्यूज होती है, मेरा तो, मुझे तो डर लगता है आपका हफ्ता एकोनाइट देने में। खुदा ना खांसता, इसे तो फीवर भी नहीं है, बिल्कुल, लाल भी नहीं है, और खांसी का इसका क्या हुआ तो मेरा क्या होगा। लोग एकोनाइट, हम तो एकोनाइट पेशेंट आते हैं मेरे पास 2 डिब्बी लेके, इतनी हरी हरी डिब्बी, ये एकोनाइट और ये ईपर दिया हम ले रहे हैं, 2 महीने से खांसी नहीं जा रही। कौन दिया? अरे गांव में एक बाबा है हमारे। मैंने बोला अच्छा, आपके दादाजी प्रैक्टिशनर है, क्वालिफाइड है? नहीं नहीं, किताबें पढ़ पढ़ के सीखे, और उनकी दवाई कभी गलत नहीं होती है, पता नहीं है खांसी ठीक नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ऑर्गन वो स्टेयरिंग है, वो एंकर है कि आपको किस तरफ जाना है। आप हंसेंगे, ऑर्गेनल से निकले, एज सिंपल एज दैट। तो बिना ऑर्गेनल के, जैसे मैंने आपको बताया, आप कुर्सी बिल्कुल, पे बैठे और क्लिनिक बंद करके निकले, आपको सब जगह ऑर्गेनल। और सबसे बड़ा तो मिशन ऑफ फिजिशियन है, आप पैदा क्यों हुए, आप इस धरती पे क्यों आए, आप होम्योपैथ से फैमिली डॉक्टर का जो आपका सफर है, आप जिंदगी क्यों बिताने वाले। जिंदगी हमें 25 साल तक देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है। ये फॉरिज्म वन वो मिशन है कि आप जिंदगी को क्या दे सकते, आप सोसाइटी को क्या दे सकते, आपका मिशन क्या है। हो सकता है आप पैसा कमाने आए हो सकता है आप सर्विस करने आए हो सकता है आप टीचर बनने आए हो, पर आपका मिशन रहेगा। तो एफोरिज्म नंबर 1 से लेके और लास्ट तक कोई भी एडिशन उठाए, कोई भी ऑर्गन, आपको प्रैक्टिस में काम आने वाला है। वेरी प्रैक्टिकल इट इज। और मुझे, आई स्टिल फील सो एस्टोनिश कि ये 200 साल पुराना लिटरेचर आज भी इतनी विगरस मेडिकल बिल्कुल, साइंस में बहुत कारगर है। बहुत, मैंने रिफैम्पिसिन को फेल होते हुए, रेजिस्टेंट होते हुए देखा है, मैंने पल्सिटेला को कभी फेल होते हुए, मैंने पल्सिटेला रेजिस्टेंट कोई पेशेंट नहीं देखा आज तक 7 साल प्रैक्टिस के। और 12 साल अपनी पढ़ाई, 12-13 साल जितना भी शायद पढ़ाई की, मैंने ड्रग्स आते जाते देखे, ये आया नहीं चला, नहीं चला, पेशेंट रेजिस्टेंट है। पर मैंने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जैसे सल्फर से इसको रिस्पॉन्स दे दिया, या इसे हम सल्फर रेजिस्टेंट पेशेंट बोले, इस पे सल्फर खाने। बिल्कुल, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। इट वाज अ वेरी प्रेशियस टू मी। बहुत। और जैसे कि स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मैंने अपने टीचर से सीखा था कि क्या नहीं करना है, तो ऑर्गेनन वो भी बताया हम लोग के अफोरिज्म 6 में कि टेक नोट नथिंग एक्सेप्ट। नथिंग। हाँ, तो क्या नहीं करना वो भी वो बताया, क्या करना है। और ये बात आपकी बहुत अच्छी हमको लगी कि आप दवा दे दोगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं करना ये सिर्फ ऑर्गेनन बताएगा।
एकोनाइट का अब्यूज इतने लोग आते। एलेंस की नोट में हेनेमन का कोटेशन उठा के डाल दिया गया है कि जब तक फियर, एंजाइटी, रेंडर्ड मेजरेबल आपको नहीं दिखे, आप नहीं देख सकते पूरा एज अ होल, अगर पूरा आपको नहीं मिलता है एकोनाइट का। तो ये सब चीज ध्यान रखते हुए, क्वाइट चाइल्ड है, कैमोमिला मत दो। क्या तुमको डेंटिशन दिख रहा है, तुमको डायरिया दिख रहा है, लोग कैमोमिला अब्यूज करके आए, तो उसमें लिखा है मेंटल कामनेस कंट्राडिक्ट कैमोमिला, कंट्राडिक्शन नहीं है, इग्निशिया मत दो। स्किन अगर ड्राई है, मर्क सॉल्व मत दो। तो ये इतने सारे जो है ना, हमको ये सब ऑर्गन में मिलते हैं। बिल्कुल कि कहाँ क्या चीज नहीं देनी है। बिल्कुल। तो एक हैप्पी नोट पे खत्म करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अरकम खान। बॉस, थैंक यू सो मच। मेरा फर्स्ट ऑलमोस्ट वेबिनार्स मैंने दिए हैं, पर लाइव बहुत ही कम किए मैंने। आई वाज लिटिल एंटिसिपेटेड ऑफ कोर्स कि डॉक्टर अलम खान सर का बेटा वैसे सवाल पूछेगा तो धुलाई होने वाली है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या But I told you कि I'll be very blunt, I'll be very true. मेरे से लई लपटी नहीं होती है। जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं बताती हूँ। खुला प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ मैं, पेशेंट के हाथ में देती हूँ, जाओ लो। मैं अगर प्लेसिबो नहीं दे पाती, पेशेंट मुझे बोलता है तो मैं बायोकेमिक देती हूँ। तो जो भी मतलब बन पड़ता है पेशेंट के, उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए, आप गेस्ट टॉक पर आएंगे क्या? अब मैं आई हूँ तो मैं अपना भी काम कर लूँ। बिजनेस एप्टीट्यूड फॉर माइंड, बिजनेस एप्टीट्यूड फॉर। बिल्कुल, आप जब बोले कभी इसके लिए ये ना नहीं है। बस थोड़ा कुछ इशू है, मैं आपसे पर्सनली बात किया था, तो उस पीरियड तक थोड़ा वेट करते हैं। और हाँ, उसके लिए कोई इशू नहीं मैम, आप जब बोलिएगा तब ऑलवेज रेडी है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत से लोगों, जैसे कि आपने ये जो बात कही कि मैं जो करती हूँ वो गलती होती है, गलती नहीं होती, ये देखिए हम लोग का होम्योपैथ का यही रोल है कि जहाँ एक्सेप्ट करना कि यहाँ मेरी गलती थी, मैंने ये चेंजेस। फिर 5 फर्स्ट से लेके 5 एडिशन तक हेनेमन ने खाली सेंटिसिमल की बात की है, हाई डोजेस के, स्मॉल डोजेस के। 6th एडिशन में आके लिक्विड फॉर्म में आ गए। लास्ट डोज की बात की, एलिम्पोटेंसी हेनेमन ने लिया है 50 मिलीसिमल। तो वो अपनी गलती ये सीख के रिवाइज होती रही। जैसे क्रॉनिक डिजीज का आपने बताया कि इतना साल प्रैक्टिस करने के बाद भी फेलियर आया, तो फेलियर से सीखना। आप ये सोचिए, ऑर्गेनल लिखने वाले ने 6 एडिशन लिख दिए। उसको पता था कि जो मैंने पहले लिखा उसमें कुछ गड़बड़ है, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, 5वां लिखा, छठा लिखा। तो जो होम्योपैथी का फाउंडर है वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने से नहीं घबरा रहा है। भाई तुम कहाँ से आए हो, ये बताओ कि तुमको ये एक्सेप्ट करने में इतनी तकलीफ, इतनी जान जा रही है कि तुमने गलत किया या किसी की मदद ले ली। जब उन्होंने रिपोर्टरी को, डॉक्टर टेंट ने जब अपनी रिपोर्टरी को कंपाइल करना शुरू किया तो कितने सारे सर्वर्स लगाए थे। हेड का चैप्टर किसी से कराया, माइंड किसी से कराया, उन्होंने भी हेल्प ली ना, तुम भी ले लो, सिंपल है। बिल्कुल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, मेरे इंस्टा लाइव में आने के लिए, और इतने अच्छे से हम लोग डिस्कस किए। और ये 2 लोग की जो विजन थी, जो बहुत लोगों का ये कन्वर्सेशन था कि महाराष्ट्र और बंगाल वाले, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। सीखने जहां से भी मिल जाए वहां से सीखने। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आपको रोस्ट करने के लिए और महाराष्ट्र प्रैक्टिशनर्स को ये दिखाने के लिए किया गया है कि महाराष्ट्र प्रैक्टिशनर्स की कोई वर्थ नहीं है। तो आई आस्क्ड कि मैं महाराष्ट्र प्रैक्टिशनर हुई नहीं, जस्ट बिकॉज इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ और हानेमन वाली होम्योपैथी इस्तेमाल करती हूँ। होम्योपैथी मेरी जर्मनी है, सो देयर इज नथिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। सर को मेरा सलाम कहिएगा। जी बिल्कुल। ओके।